चलें। अच्छा, तो हमने बकाया सारी चीज़ें कर ली थी। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के ऊपर आते हैं, जो आप लोगों के लिए नया होगा। बिजनेस प्लान कैसे बनाया जाता है। बिजनेस प्लान के ऊपर हम आज की सारी डिस्कशन करेंगे। आज की क्लास और नेक्स्ट जो लेक्चर होंगे ये दो बिजनेस प्लान को डेडिकेटेड होंगे। और शायद दूसरे में या तीसरी क्लास में हम 3 इयर्स फाइनेंशियल प्लान या वो जो फॉरकास्टिंग होती है वो भी कवर कर लेंगे। ठीक है। तो बिजनेस प्लान किसी भी ब्रांड के लिए इम्पोर्टेंट होता है। कोई भी ब्रांड हो, कोई भी बिजनेस हो, कोई दुकान ओपन करनी है, कोई भी चीज़ आपने ओपन करनी है तो उसके लिए बिजनेस प्लान बनाना ज़रूरी होता है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ई कॉमर्स हो या कोई भी बिजनेस करने से पहले उसका फोरकास्टिंग नहीं करते, उसका बिजनेस प्लान नहीं बनाते, और बाद में जब वो डूब जाता है तो वो उनको तब समझ आती है कि यार इसमें ये चीज़ें तो हमने कवर्ड ही नहीं की थी, इन चीज़ों के बारे में तो सोचा नहीं था या देखा नहीं था, या इस तरह की चीज़ें। तो ये बिजनेस प्लान जो मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, ये समझ लें कि मेरी 6 से 7 साल जो एक्सपीरियंस है वो, और इसके अलावा नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में मैं एज अ स्टार्टअप जब रजिस्टर्ड था, तो वहाँ पे मेजर और इम्पोर्टेंट चीज़ बिजनेस स्टार्टअप के लिए बिजनेस प्लान ही होता है। उसके पास दिखाने के लिए अभी कोई एप्लीकेशन या कोई एग्जीक्यूशन वाली चीज़ नहीं होती, वो बिजनेस प्लान पे ही डिपेंडेंट होते हैं। और जितना अच्छा तगड़ा स्टार्टअप फाउंडर होता है उसका इतना अच्छा बिजनेस प्लान होता है, उतनी ज़्यादा उसको इन्वेस्टमेंट मिलती है, उतनी अच्छी उसको इन्वेस्टमेंट मिलती है। तो एक बिजनेस को रन करने के लिए बिजनेस प्लान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बिजनेस प्लान यहाँ पे मैं आपको बनाना सिखाऊंगा वो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ ई कॉमर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा, कि आपने सिर्फ अगर ई कॉमर्स करनी है तो उसी के ऊपर वो बिजनेस प्लान एप्लीकेबल होगा। ये बिजनेस प्लान वो है जो आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको क्या कहते हैं इसको, ये आपको मतलब ये दिखा कर आप इसको एग्जीक्यूशन कर सकते हो, मतलब ये दिखा सकते हो, और उसके बाद आप फंडिंग रेज करनी है या आपने क्या कहते हैं इसको इन्वेस्टमेंट रेज करनी है या बिजनेस स्टार्ट करना है, कुछ भी करना है, तो ये सारे बिजनेसेस के ऊपर एप्लीकेबल होता है। हर बिजनेस प्लान में यही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो देखी जाती हैं। ठीक है। तो बिजनेस प्लान में सबसे इम्पोर्टेंट ये उसके फैक्टर्स हैं, जो ये उसकी चीजें हैं, 17 चीजें हैं जो एक बिजनेस प्लान के अंदर होनी चाहिए। आप ई कॉमर्स स्टार्ट कर रहे हो तो आपकी ये 17 चीजें आपके बिजनेस प्लान में इंटीग्रेट होनी चाहिए। ये 17 चीजें होंगी तो आपको समझ आ जाएगी यार ये मेरा ब्रांड चलना है या नहीं चलना, ये मेरा स्टार्टअप चलना है या नहीं चलना, या ये मेरा जो बिजनेस है वो चलना है या नहीं चलना। तो और इन्वेस्टर को भी तभी समझ आएगी, यही चीजें आप इन्वेस्टर को भी दिखाओगे तो वो इन्हीं चीजों की बेसिस के ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट पे कर रहा होता है। ठीक है। सबसे पहले बिजनेस प्लान में इंपॉर्टेंट चीज आती है ब्रांड का ओवरव्यू। हम मैं बताऊंगा साथ साथ कि ब्रांड ओवरव्यू क्या होता है, सिर्फ एक एक लाइन में आपको चीजें बताता जाता हूँ। ब्रांड ओवरव्यू होता है कि जो बिजनेस आप करना चाह रहे हो उसका ओवरव्यू क्या है, उसकी इंडस्ट्री क्या है, उसमें प्रोडक्ट्स क्या होंगे, वो करेगा क्या, वो होगा क्या। एक सिंगल लाइन, 2 लाइन, 3 लाइनों में आपने एक ओवरऑल ओवरव्यू देना होता है। आप किस, जिस तरह लायशा है, तो लायशा का ब्रांड ओवरव्यू में डालूं तो वो ये है कि लायशा को जी 7 7 साल हो चुके हैं, या 5 साल, जितने भी साल हो चुके हैं, और ये कॉस्मेटिक ब्रांड है जो पाकिस्तान में काम करता है ऑन पाकिस्तानी ऑडियंस और पाकिस्तानी फेसेस और पाकिस्तानी कल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाता है, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स बनाता है और मैन्युफैक्चर करके लॉन्च करता है। तो ये एक ब्रांड ओवरव्यू है कि आपने छोटा सा 2 लाइनों 3 लाइनों में अपने ब्रांड को समझाने के लिए कि आपका ब्रांड है क्या, वो करता क्या है, उसके लिए आपने एक देना पड़ता है। फिर स्टोरी ऑफ ब्रांड। स्टोरी ऑफ ब्रांड क्या होती है? स्टोरी ऑफ ब्रांड ये होती है, आपने जो भी पिच सुनेंगे स्टार्टअप्स की, सुने आप। एक सेकेंड होल्ड करें, मैं फैन ऑफ कर दूं, एसी ऑन। अच्छा, स्टोरी ऑफ ब्रांड ये होती है, आप अगर स्टोरी ऑफ ब्रांड आपने सही समझनी है ना, स्टोरी क्या होती है ब्रांड की, तो आप शार्क टैंक इंडिया देखें तो जो भी ब्रांड आएगा वो एक स्टोरी जरूर सुनाएगा कि हम 3 फाउंडर्स हैं, हम कैसे मिले, हमें ये प्रॉब्लम कैसे लगी, हम इसके साथ कैसे इंटीग्रेट हुए, कैसे हमें पता चला। तो ये सारी चीजें कैसे हमने इस आइडिया के ऊपर काम किया, फिर टीम कैसे बनाई, फिर हमने क्या 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 चीजें एग्जीक्यूट कैसे की, ये सारी चीजें जो होती हैं वो स्टोरी ऑफ ब्रांड में होती हैं। तो जितनी अच्छी स्टोरी, पावरफुल स्टोरी होती है कि उनको लेट सपोज कि मेरे अब्बू जो है इस इंडस्ट्री में काम करते थे, वो ये प्रोडक्ट्स बनाते थे, मैंने उनके साथ जा बचपन में
किया, मैंने प्रोडक्ट बनता देखा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ऐसे ऐसे हुआ। फिर उसके बाद मेरा इंटरेस्ट हुआ, फिर मैंने इस इंडस्ट्री के ऊपर वर्किंग स्टार्ट की। फिर मुझे पता चला ये प्रॉब्लम है इस इंडस्ट्री में, कोई प्रोडक्ट्स इस तरह के नहीं बना रहा, कोई बड़ा ब्रांड इसमें इंटर नहीं हो रहा। तो मैंने ये प्रोडक्ट्स बनाना स्टार्ट किए, इनको टेस्ट करना स्टार्ट किया। फिर मैंने टेस्ट करके इसको लॉन्च किया, लॉन्च करके मैंने ये किया, मेरे ये साथ ये फाउंडर इंटर हो गया, ये करता था, अब मैं वो कर रही होती है। जितनी अच्छी एक पावरफुल स्टोरी होती है, उससे एक आपका आइडिया हो जाता है कि यार ये एक बंदा कितने सालों से इस इंडस्ट्री में है, क्यों इसने इस आइडिया के ऊपर काम किया, इसका पैशन है या नहीं है, पैसों के लिए काम कर रहा है, पैशन के लिए काम कर रहा है। तो एक स्टोरी ऑफ ब्रांड होती है। ठीक है। उसके बाद उसके आ जाते हैं फाउंडर्स, के फाउंडर्स कौन कौन है। एक सेकंड। अच्छा, उसके बाद उसके फाउंडर्स आ जाते हैं कि इसके फाउंडर्स कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है। ये भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स के लिए ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि वो फाउंडर्स का बैकग्राउंड जरूर चेक करते हैं। आप शार्क टैंक इंडिया भी देखें, शार्क टैंक यूएस देखें, शार्क टैंक ऑस्ट्रेलिया देखें, यूके वाला जो है वो दूसरा है, क्या नाम है उसका, ड्रैगन्स डैन है। तो या इसके अलावा स्टार्टअप से रिलेटेड इवेंट्स देखें, पिचेस देखें स्टार्टअप से रिलेटेड, तो आपको एक चीज जरूर मिलेगी कि फाउंडर्स जो हैं, अगर वो स्ट्रांग फाउंडर्स होते हैं, मतलब उनका बैकग्राउंड उस फील्ड के अंदर होता है, वो 8-10 साल से उस इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, उस बिजनेस पे काम कर, तो अपना एक बैकग्राउंड जरूर देते हैं कि हम कितने स्ट्रांग हैं, हम कितने अरसे से हैं, हमारा बैकग्राउंड क्या है, हम किस यूनिवर्सिटी से हैं, कब कितना पढ़े हुए हैं, इस इंडस्ट्री में कब से हैं। तो जितना स्ट्रांग फाउंडर होता है, उतने ज्यादा उसके चांसेस होते हैं इन्वेस्टमेंट रेस करने की भी, उतनी स्ट्रांग उनकी टीम होती है, उतना स्ट्रांग वो ब्रांड लॉन्च भी होता है और उसके बाद चलता भी। अगर कोई भी स्टार्टअप हो या कोई भी तो या इन्वेस्टर्स जो हों, वो इन्वेस्टर्स से अगर आप पूछे ना, तो वो सबसे ज्यादा एक ब्रांड में क्या देखता है, एक स्टार्टअप के में क्या देखता है, तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि आइडिया बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आइडिया इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितनी स्ट्रांग, जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट उसकी टीम होती है। अगर एक फाउंडर और वो आइडिया को बेशक रेप्लिकेट ही कर रहा होता है, मतलब एक चलते हुआ आवाज आ रही है अब, क्लियर यहाँ आवाज से आ रही है तो आवाज मुझे बताएं, कट क्योंकि कट के आ बीच में रही किसी है। और का माइक ऑन था तो यार, बीच में किसी का माइक ऑन था, मैंने वो माइक ऑफ किया, उसकी वजह से कट रही होगी, क्योंकि वो भी बोल रहा था, मैं भी बोल रहा था। मैं तो इंटरनेट सही वाला कनेक्टेड है। अभी कट कट के आ रही है। यस सर, अभी भी। मुझे तो अच्छा सही आ रही है, आवाज सही आ रही है। कितने लोगों को सही आवाज आ रही है और कितने लोगों की स्टक हो रही है। अब सही है आवाज। ठीक हो गया। स्टक हो तो एकदम मैसेज कर दीजिएगा, ताकि मैं वो चीज़ें आगे ना लेके जाऊं। मैं माइक के और करीब आ गया हूं, ताकि आपको आवाज़ क्लियर आ जाए। ठीक है। अच्छा, तो फाउंडर्स इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपका एक्सपीरियंस, मैं आपको तभी कहता हूँ कि आप जितने लोग ई कॉमर्स लॉन्च कर रहे हो या ई कॉमर्स पे काम कर रहे हो, आपका अपना स्ट्रांग होना, आपकी अपनी नॉलेज होना, अपनी रिसर्च होना, अपनी सोच होना, उस इंडस्ट्री को इतना पढ़ लो, इतना पढ़ लो, इतना पढ़ लो, उससे आप एज अ फाउंडर बहुत ज्यादा डिवेलप करते हो, आपकी उस इंडस्ट्री के अंदर नॉलेज बहुत ज्यादा आ जाती है, आपका स्किल सेट बहुत ज्यादा आ जाता है। तो जब आप फाउंडर्स के सामने जाओ, या किसी आप अपना स्टार्टअप बेशक आपका फेल हो जाए, लेकिन आप नेक्स्ट जो पार्टनरशिप होगी किसी भी स्टार्टअप के साथ, या किसी भी और ई कॉमर्स वाला आपको ऑनबोर्ड करने की कोशिश करेगा कि यार मेरे पास ऑलरेडी प्रोडक्ट्स हैं, मेरी विनिंग प्रोडक्ट्स हैं, मैं आपको अपने साथ इंटर करना चाह रहा हूँ एज अ को फाउंडर, कि आप इतने परसेंट शेयर आप ले लो, लेकिन ये चीजें आप देखो, ये चीजें मैं देखूंगा, क्योंकि आपकी इस इंडस्ट्री के अंदर नॉलेज ज्यादा है, आपकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, आपकी रिसर्च ज्यादा है, आपकी ग्रिप ज्यादा है। तो जरूरी नहीं है कि हर स्टेप, हर ई कॉमर्स स्टोर लॉन्च हो और वो चल, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होती है अगर आपका फेलियर के बाद आपको जो एक्सपीरियंस आता है, अगर फेलियर के बाद जो आपको एक्सपीरियंस आता है और वो इंडस्ट्री जो कुछ आपको सिखा चुकी होती है, वही आपकी सबसे बड़ी वो होती है जो आप उस इंडस्ट्री से कमाते हो, यही सबसे इम्पोर्टेंट
चीज होती है। तो आप मेरी ट्रेन चीजें सीखेंगे, हमारी ग्रिप थोड़ी सी ज्यादा होगी, हमारी कौन सी ऐसी चीजें होंगी कि जो हमें नहीं है और ये हमें बता देंगे यार ये इस तरह होता है, और उसके ऊपर फिर मैं डीप डाउन खुद रिसर्च करूंगा, खुद वर्किंग करूंगा। मैं तो सिर्फ रास्ता बता रहा हूँ, लेकिन रास्ते पे चलना चलाना तो आपका काम है, चलना आपका काम है। तो लेकिन आपको भी ये पता है कि यार इसकी ग्रिप है। इसी तरह मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जितने स्टूडेंट्स हों उनको बेशक स्टार्टअप उनका चले ना चले, वो जो एक्सपीरियंस आपका इन 6 7 महीनों में 8 महीनों में फेल होने के बाद आ जाता है ना, वो अगले 5 साल भी आपको वो एक्सपीरियंस किसी जगह पे जॉब करके या किसी छोटे से स्टार्टअप को चलाकर या छोटे से एक वाइट लेवल स्टोर को चलाकर भी वो एक्सपीरियंस नहीं मिलता। ड्रॉप शिपिंग करके वो एक्सपीरियंस नहीं मिलता जो आपको एक अच्छा स्टोर रिस्क लेकर थोड़ी सी 2 2.5 3 लाख रुपया लगाकर आप जो चीज खुद कर रहे होते हो, या टीम खुद क्रिएट कर रहे होते हो, डिजाइनर्स को ऑनबोर्ड कर रहे होते हो, एड्स खुद चला रहे होते हो, हंटिंग खुद कर रहे होते हो, सोर्सिंग कर रहे होते हो, रिसर्च कर रहे होते हो, प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे होते हो। आपने प्रोडक्ट डिजाइन किया, उसकी पूरी रिसर्च की, पैकेजिंग की, सब कुछ किया, बेशक वो प्रोडक्ट नहीं लॉन्च किया, लेकिन आपका जो प्रोडक्ट की डेवलपमेंट है उसमें स्केल आ गया, आपकी हंटिंग के ऊपर स्केल आ गया, आपकी प्राइसिंग के ऊपर स्केल आ गया, मैन्युफैक्चर कहाँ पे बैठा है, कौन बैठा है, कौन सा यूएस में कौन से ब्रांड्स उस मैन्युफैक्चर से प्रोडक्ट लेते हैं नहीं लेते हैं, मैन्युफैक्चर के पास लाइसेंसेस क्या होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों का आपके पास एक एक्सपीरियंस आ जाता है जो आपको जिंदगी में साल बाद, 8 महीने बाद, 1.5 साल बाद आगे किसी भी कंपनी के साथ, किसी भी कोलेबोरेशन में, किसी भी एज अ को फाउंडर किसी कंपनी के साथ बहुत ज्यादा फायदा देता है। तो पैसा ऑटोमेटिकली आ जाता है, स्किल सेट हो। इसी वजह से 95% ऑफ द इन्वेस्टर्स ये कहते हैं कि हम फाउंडर के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, हम आइडिया पे इन्वेस्ट नहीं करते, हम प्रॉफिट्स देखकर इन्वेस्ट नहीं करते कि इसके बड़े अच्छे प्रॉफिट्स हैं हम इन्वेस्ट कर देते हैं, वो फाउंडर्स के ऊपर बैट लगाते हैं कि फाउंडर तगड़ा है। ये अगर स्टार्टअप वीक भी होगा, ये बिजनेस वीक भी होगा, फाउंडर तगड़ा है, ये रास्ता निकाल लेगा और ये चला लेगा। एग्जाम्पल देता हूँ, करीम ऑलरेडी चल रही थी, बाइकिया करीम के बाद है, लेकिन बाइकिया क्यों फेमस हुई, क्यों बाइकिया का आज भी कस्टमर है, क्यों बाइकिया को फंडिंग में मिली, क्योंकि उसका फाउंडर बहुत ज्यादा तगड़ा था, उसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा था उस फील्ड के अंदर। उस लोगों इन्वेस्टर्स को आइडिया था कि ये बंदा अगर स्टार्टअप लॉन्च कर रहा है तो ये चलेगा, ये कैसे करेगा, क्या करेगा, क्या मार्केटिंग कैसे करेगा, स्ट्रैटेजी क्या होगी, वो उस फाउंडर की विजन और उसकी उसके ऊपर है। वो उसके ऊपर बैट कर रहे होते हैं कि जो ये कह रहा है ये करेगा, इसका 90% अचीव करेगा, 50% करेगा, 60% करेगा, लेकिन ये कर ले। और वही आइडिया अगर कोई और स्टार्टअप या कोई और फाउंडर जाता और वो जाकर पिच इन करता और वो जाकर उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट लेता और उससे बेहतर आइडिया भी प्रेजेंट करता, उसको इन्वेस्टमेंट नहीं मिलनी थी। तो एज अ फाउंडर्स मेरी आप सबको ये सजेशन है कि फाउंडर एज अ फाउंडर्स आप अपने ऊपर, अपनी स्किल सेट के ऊपर, उस इंडस्ट्री के ऊपर अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करो, मैक्सिमम सीखने की कोशिश करो, मैक्सिमम ग्रिप लेने की कोशिश करो, ताकि आपको उस इंडस्ट्री के ऊपर ग्रिप आ जाए। जब आपकी इंडस्ट्री के ऊपर ग्रिप आ जाती है, वो इंडस्ट्री में आपके पास 10 लाख अपॉर्चुनिटीज आपके सामने खुल के आएंगी और आप उनको ग्रैब कर सकोगे। तो फाउंडर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। फाउंडर्स के बाद इंडस्ट्री रिव्यू विद स्टैट्स कि इंडस्ट्री कितने बिलियन डॉलर की है दुनिया में, पाकिस्तान में किस नंबर के ऊपर है, ग्रोथ कितनी होगी, बड़ी कैसे होगी, करंट कौन सी स्टेज है, उसके अंदर जिस नीश पे आप काम कर रहे हो वो किस स्टेज के ऊपर है, वगैरह वगैरह। इसमें इंडस्ट्री के स्टैट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे होता है कि आपको एज अ फाउंडर भी पता चल जाता है मैं कितनी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, कितने पाकिस्तान में किस नंबर पे है, दुनिया में किस नंबर पे है। और जब आप इन्वेस्टर को पिच करते हो तो उसको भी आइडिया हो जाता है कि अच्छा यार ये कितने मिलियन डॉलर की बात हो रही है, कितने बिलियन डॉलर की बात हो रही है, और कौन सी इंडस्ट्री की बात हो रही है। फिर उसके बाद मार्केट गैप या प्रॉब्लम। मार्केट गैप क्या है? मार्केट गैप होता है, जिस तरह अगर मैं लाइशा की बात करूं, जीलेंजो की बात करूं, जो मेरा दूसरा ब्रांड है, मार्केट गैप होता है कि आप मार्केट में जाते हो, जो आपसे मैं रिसर्च करवाता हूँ, वेबसाइट्स की करवाता हूँ, ब्रांड्स की करवाता हूँ, और आप जाकर देखते हो कि यार किस किस जगह पे ना कौन सा गैप ऐसा है जो कोई ब्रांड फिल नहीं कर रहा, या कौन सा प्रॉब्लम ऐसा है जिस प्रॉब्लम के ऊपर कोई बंदा काम नहीं कर रहा। अगर मैं मार्केट गैप की बात करूं, चले मैं इसको ना आगे जाकर बात करूंगा, जब स्लाइड्स आएंगी उससे शो कराकर फिर आपको एक डिटेल में एक इसका एग्जांपल दे दूंगा। फिर सोल्यूशन होता है, टारगेट मार्केट, हम किस टारगेट ऑडियंस को, किस मार्केट को, किस
सिटीज को टारगेट कर रहे हैं, अर्बन एरियाज को टारगेट कर रहे हैं, अपर मिडिल क्लास को कर रहे हैं, मिडिल क्लास को कर रहे हैं, लोअर क्लास को कर रहे हैं। इसके अलावा उनकी एज क्या है, फीमेल्स हैं, मेल हैं, ये जितनी भी इनकी आपकी टारगेट ऑडियंस होती है ये आपको डिफाइन करनी पड़ती है, ताकि आपकी जो ब्रांडिंग आगे जो मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी बननी है वो टारगेट ऑडियंस के हिसाब से बननी है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं बबल लॉन्च कर रहा हूँ, तो अब बबल के लिए मैं ये तो नहीं करूंगा, मैं उसकी टारगेट ऑडियंस पहले सिलेक्ट करूंगा ना कि अच्छा इसकी टारगेट ऑडियंस क्या है, बच्चे हैं, अच्छा उनको के लिए फिर लोगो उस तरह का रखूंगा, कलर पैलेट्स उस तरह के रखूंगा, एड्स उस तरह के बनाऊंगा, ग्राफिक्स उस तरह की यूज करूंगा। तो और अगर वो बच्चे हैं तो वो कौन सी अपर मिडिल क्लास वाले बच्चे, अगर आपका प्रोडक्ट है बिंग डोंग 5 रुपए की आती है, आप 300 रुपए की गम लॉन्च कर रहे हो, तो आप गाँव में तो नहीं सेल करोगे, आपको सिटीज में आपकी ऑडियंस बैठी हुई है, तो उनको सिटीज में कैसे, सिटी अगर सिटीज है तो अपर मिडिल क्लास है या एलीट क्लास है, तो अगर अपर मिडिल क्लास है तो एलीट क्लास है, तो कहाँ पे है वो, सिटीज कौन सी हैं, वो लोकेशंस कौन सी हैं, उनकी साइकी कैसी, सोचने का तरीका कैसे, उनको कौन किस तरह के एड्स दिखाऊंगा तो वो उससे फैसिनेट होते हैं। उसमें मैंने प्राइस की बात करनी है, प्रोडक्ट की बात करनी है, या किस चीज की ज्यादा बात करनी है कि जिसके ऊपर ये मेरा प्रोडक्ट बिकेगा, तो ये आपकी टारगेट मार्केट होती है जो आपने स्टार्टिंग में सेट करनी होती है। उसके बाद 4 P's ऑफ मार्केटिंग: प्रोडक्ट, प्लेसमेंट, प्राइसिंग, प्रमोशन। ये 4 P's होते हैं, ये आपने सेट करने होते हैं कि मेरे प्रोडक्ट क्या है, मेरी प्राइसिंग क्या होगी, मेरी प्लेसमेंट्स क्या होंगी, प्रोडक्ट, प्लेसमेंट, प्राइसिंग और प्रमोशंस, और मैं इसको प्रमोट कैसे करूंगा, ठीक है, कहाँ मतलब उसकी मार्केटिंग कैसे करूंगा। तो ये 4 P's ऑफ मार्केटिंग होते हैं, ये भी आगे डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा 4 P's ऑफ मार्केटिंग क्या होते हैं। फिर कॉम्पिटिटर्स आपकी उस इंडस्ट्री में कौन कौन से हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स क्या हैं, आपका डिफरेंस क्या है, ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। 3 ईयर फाइनेंशियल प्लान पे एक पूरी क्लास होगी जिसमें मैं आपको 3 ईयर फाइनेंशियल प्लान बनाना सिखाऊंगा। 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, पहला मैंने आपको बताया था फाउंडर, ठीक है, फाउंडर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। वो ब्रांड जिनके फाउंडर्स इतने तगड़े नहीं होते तो वो फिर दूसरी चीज काम पे काम करते हैं जो होता है 3 ईयर फाइनेंशियल प्लान, कि आप फाइनेंशियली प्लान जो कर रहे हो वो इतना स्ट्रांग प्लान करो अपना 3 साल का। और ये मैं बताऊंगा, कंप्लीट बताऊंगा, एक क्लास कंप्लीट होगी 3 ईयर फाइनेंशियल प्लान पे। ये फाउंडर्स के लिए अपने लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उनको पता हो कि मैंने पहले साल में क्या करना है, उस पे मेरा कितना कौन सा प्रोडक्ट होगा, वो कितना सेल कितने में सेल होगा, क्या उसकी प्राइसिंग होगी, उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, मेरा मार्केटिंग का बजट कितना लगेगा, इन्फ्लुएंसर्स पे कितना लगेगा, वेबसाइट पे कितना लगेगा। उसके बाद मेरे पास आखिर में साल के बाद प्रॉफिट कितना आएगा, दूसरे साल का में कौन कौन से प्रोडक्ट एक्स्ट्रा ऐड होंगे, उनकी क्या प्राइसिंग होगी, क्या कितनी मेरी इन्वेस्टमेंट लगेगी, उसके ऊपर मेरी कितनी वो कब पहुंचेगा, वो लॉन्च कैसे होगा, उस पर मार्केटिंग प्लान कितना लगेगा, उसके बाद साल के बाद मेरे कितने प्रॉफिट होंगे, तीसरे साल में मैंने क्या करना है, वो क्या होगा, कैसे होगा, कितना प्रॉफिट होगा, कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, वो पैसे जेब से वो प्रॉफिट्स में से ही कैसे लगने हैं, इन्वेस्टर से कैसे रेस करने हैं, किस स्टेज के ऊपर जाकर एक और इन्वेस्टमेंट रेस करनी है, इसको स्केल कैसे करना है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो फाइनेंशियल प्लान का हिस्सा होती हैं। जो इन्वेस्टर होता है वो 2 चीजों पे ज्यादा फोकस रख रहा होता है, एक फाउंडर्स वाली स्लाइड पे और एक फाइनेंशियल प्लान्स वाली स्लाइड पे। ये 2 चीज होती है, उसके लिए बकाया सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन 2 चीजों में वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होता है। ये आपकी जितनी स्ट्रांग होती है उतनी ज्यादा चांसेस, और उतने ज्यादा पैसे रेज करने के भी चांसेस होते हैं, उतने ज्यादा चांसेस ये भी होते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी। प्रोडक्ट हंटिंग एंड सोर्सिंग एंड एग्जीक्यूशन प्लान, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, उसको हमने प्रेजेंटेशन में कैसे ऐड करना है वो मैं आपको सिखा दूंगा। फिर गो टू मार्केटिंग स्ट्रैटेजी विद टाइमलाइन, कि अब प्रोडक्ट हमने कब लॉन्च करने हैं, पहले साल का हमारा एग्जीक्यूशन का प्लान क्या है, कौन कौन से इन्फ्लुएंसर्स को ऐड करना है, किस तरह की वीडियोस बनानी है, किस तरह के ग्राफिक्स बनाने हैं, किस तरह टैगलाइन रखनी है, कितने मार्केटिंग फेसबुक इंस्टा पे कितना पैसा लगाना है, इसके अलावा हमने उस पे कितना पैसा लगाना है, पैकेजिंग पे कितना पैसा लगेगा, प्रोडक्ट पे कितना पैसा लगेगा, उसके बाद पहले महीने में कितनी सेल करेंगे, दूसरे महीने में, तीसरे महीने में, चौथे महीने में, आपको अपने टारगेट सेट करने पड़ते हैं। मैंने कोको कोला में जॉब की हुई है, मैंने यूफोन में जॉब की हुई है, मैंने एस्कॉल पेट्रोलियम में जॉब की हुई है, आउटरीच पेट्रोलियम में जॉब की हुई है। तो उसमें हमारा सबसे ज्यादा जो फोकस होता है होता था कि हर बंदे को टारगेट्स दिए जाते थे, सेल्स में ही जॉब की हुई है, क्योंकि एक कंपनी अपना टारगेट सेट करती है कि इस साल हमने 1 अरब रुपए का बिजनेस करना है। फिर वो डिवीजन करती है कि 1 अरब में अगर उनके पास 4 रीजन है, एक केपीके की टीम है, एक पंजाब की टीम है, एक सिंध की टीम है, एक बलोचिस्तान की टीम है, तो अच्छा जी, पंजाब केपीके की टीम ने को कितना टारगेट देना है,
पंजाब की टीम को कितना देना है, सिंध की टीम को कितना देना है, बलूचिस्तान की टीम को कितना देना है। फिर उस टीम के अंदर एक एक टीम मेंबर का टारगेट सेट होता था कि इस टीम मेंबर को कितना देना है, दूसरे को कितना देना है, तीसरे को कितना देना है। अगर उसके पास 10 बंदे हैं केपीके में, तो 10 बंदों के ऊपर वो टारगेट डिवाइड कैसे करना है, रीजनल मैनेजर को कितना टाइट टारगेट देना है। इसी तरह बैंक्स भी आप किसी पे काम करते हैं, वैसे ही उठाकर कोई भी बैंक आपका बैंक लॉन्च नहीं कर लेता। वो टारगेट सेट करते हैं कि यार ये ब्रांच अगर हम लॉन्च करेंगे तो यहाँ से हमें कितना बिजनेस चाहिए होगा, उसमें हमारी कितनी कॉस्ट लगेगी, मंथली कितनी कॉस्ट लगेगी, इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी, हमारी इन्वेस्टमेंट पूरी कब होगी, उसके बाद प्रॉफिटेबल कब होंगे। तो ये चीज़ें भी आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं इस डॉक्यूमेंट में। कौन सा कौन से वाला यूज कर रहा था मैं, प्रोडक्ट हंटिंग एंड गो टू मार्केटिंग स्ट्रेटजी विद टाइमलाइन। तो ये मैं डिस्कस कर रहा था। उसके बाद मार्केटिंग प्लान, कि मेरी वेबसाइट, मेरी सोशल मीडिया मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, प्रोडक्ट फोटोग्राफी एंड वीडियो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, गूगल एड्स, ये वही है कि जो हमने कैसे इनको करना है। मार्केट प्लेसेस प्लान, मार्केट प्लेसेस कौन सी होती हैं, लेट्स सपोज अभी आप जितने प्रोडक्ट लॉन्च करोगे वो अपनी वेबसाइट पे लॉन्च करोगे। उसके बाद आपने उन प्रोडक्ट्स को दराज पे लेकर जाना है, टेलीमार्ट पे लेकर जाना है, कब लेकर जाना है, क्यों लेकर जाना है, कितनी इन्वेस्टमेंट के बाद करोगे, कितने प्रॉफिट्स होने के बाद करोगे। इसकी भी आपको एक डॉक्यूमेंट में ये चीजें डालनी पड़ती हैं, क्योंकि इन्वेस्टर सिर्फ आपकी वेबसाइट के ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर रहा होगा, वो उस ब्रांड को बड़े होने के लिए इन्वेस्ट कर रहा होगा। आगे पहली स्लाइड मुझे याद कराना है, जब ये जैसे ही मैं खत्म करूं तो पहली स्लाइड में जब बताना स्टार्ट करूं, तो उसमें मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आपकी होती है प्लान, कि एक इन्वेस्टर को, आपने एक ब्रांड को कितनी जगहों पे जाकर उसको उसको बड़ा बनाने के लिए आपको इन्वेस्टर कितनी जगहों पे उसको देख रहा होता है। और इन्वेस्टर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन्वेस्टर आप पे इन्वेस्ट क्यों कर रहा होता है, खासतौर पे ई कॉमर्स में वो क्यों पैसे दे रहा होता है, वो मंथली प्रॉफिट्स के लिए नहीं दे रहा होता। ये मैं जैसे ही अगली स्लाइड करूं तो आपने मुझे बताना है कि यार अली भाई पहले इन्वेस्टमेंट वाली बात बता दें कि इन्वेस्टर हम पे इन्वेस्ट क्यों करेगा, वो पैसा क्यों देगा, तो उसकी साइकी क्या होती है। तो वो मैं आपको ताकि वो चीज़ एक्सप्लेन कर लूँ। अच्छा, उसके बाद मार्केट प्लेसेस बता दिए, दराज फूड पे है, फूड पांडा पे आपने जाना है, आपने बेगलरी पे जाना है, टेलीमार्ट पे जाना है, कब जाना है, क्यों जाना है, कैसे जाना है, कितने पैसों के बाद जाना है, कितने प्लान के साथ, किस प्लान के साथ जाना है, उधर जाकर उसके ऊपर कितना स्पेंड करना है मंथली, कब उसको प्रॉफिटेबल करना है, ये आपके प्लान का हिस्सा, मार्केट प्लेसेस के प्लान का में हिस्सा होना चाहिए। फिर आपका रिटेल का क्या प्लान है, बेशक वो 3 साल के बाद है, वो 4 साल के बाद है, कि आपने अपनी ब्रांड की आउटलेट्स ओपन करनी है, उसके इम्तियाज के ऊपर जाकर उसको प्रोडक्ट को रखवाना है, नाहिद के ऊपर रखवाना है, अलफतेह पे रखवाना है, वो कब रखवाना है, कितनी शॉप्स कन्वर्ट करनी है, कितनी दुकानों पे कन्वर्ट करनी है, अपनी शॉप्स कब ओपन करनी है, ये रिटेल वाले प्लान में ये चीज़ें होनी चाहिए। फिर लॉन्च होता है ब्रांड, जिस तरह प्रॉपरली लॉन्च किया जाता है, और स्केल अप, लॉन्च करके उसको स्केल करना, मतलब उसको बड़ा करते जाना, ये चीज़ें एक बिजनेस प्लान का हिस्सा होती हैं। अब मैं आपको, लाइशा की एक प्रेजेंटेशन है, वो उसमें बिजनेस प्लान बना हुआ है, उससे आपको विद एग्जांपल चीजें लेकर चलता जाता हूं, तो आपका बिजनेस प्लान कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। इस स्लाइड को स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हर बंदे को इन्वेस्टमेंट रेज करनी चाहिए, और इन्वेस्टमेंट रेज ना भी करे, अपने बिजनेस प्लान को बनाए ऐसा कि उसको फ्यूचर में 6 महीने बाद, साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, जब भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत हो वो इन्वेस्टमेंट रेज करे। उसका रीजन ये है कि दुनिया में जितने भी ब्रांड्स हैं, जितने स्टोर्स हैं, जितने बिजनेसेस हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो विदाउट इन्वेस्टर्स खड़ी नहीं होती। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी पूरी पैसे आप ही लगाओ और उसको बड़ा करो, ऐसा कभी भी नहीं होता, किसी स्टार्टअप में भी नहीं होगा। इंडिया के जितने बड़े, लेंस कार्ट, बोट, रिलायंस, इसके अलावा गो कार्ट, वो क्या नाम है उसका, गो कार्ट नहीं, उसका नाम ही ब्रांड का भूल गया, इसके अलावा अमेजोन निकाल लो, द्राज निकाल लो, अली बाबा निकाल लो, कोई भी छोटे से छोटे, शुगर कॉस्मेटिक्स निकाल लो, छोटे से छोटा स्टोर जो आज ब्रांड बन चुका है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज उनके लिए क्या होती है, फंडिंग। फंडिंग के बगैर, फंडिंग के सोचे बगैर, जितने भी हैं आप नाम लेते जाओ, और उसकी जाकर आप गूगल पे लिखोगे ना कि इसने कहाँ कहाँ से फंडिंग रेज की, कितनी फंडिंग रेज किया, हर ब्रांड का निकल के आ जाएगा। टेलीमार्ट ने भी मेरा ख्याल अभी रिसेंटली रेज किया है, बेगैलरी ने रेज की है, द्राज ने $2.8 मिलियन में सेल हुआ है। तो जितने भी ब्रांड्स हैं वो इन्वेस्टमेंट पे चलते हैं, या तो टोटल सेल हो जाते हैं या इन्वेस्टमेंट्स पे चलते हैं।
लेंस कार्ट, हर बंदा इन्वेस्टमेंट पे चलता है। और क्यों चलता है, उसके पीछे साइकी क्या होती है? उसके पीछे देखो, साइकी ये होती है कि मैं एक लाइशा में 50 करोड़ भी लगा लूं, तो 50 करोड़ लगाने के बाद भी अगर मैं उसको 50 करोड़ रुपया लगाता हूँ, तो 50 करोड़ में मैंने एक टारगेट सेट किया होगा, वो टारगेट अचीव होगा। उसके बाद भी मुझे उसको और बड़ा करने के लिए भी फिर भी पैसा चाहिए। तो मैं अपना 100 करोड़ रुपया और एक्स्ट्रा नहीं डाल सकता। मेरे पास जितनी लिमिट थी वो लिमिट मैंने यूज कर ली। एक और एग्जांपल देता हूँ। आप 10 लाख रुपए एक ब्रांड में डालते हो, उसके बाद आप उसको 10 लाख के हिसाब से स्केल करते हो। अब आपके पास 10 लाख के बाद पैसे नहीं है, तो आपको 30 40 लाख 50 लाख रुपया एक्स्ट्रा चाहिए उस ब्रांड को स्केल करने के लिए, बड़ा करने के लिए। तो आप 50 लाख रुपया किसी से लेने जाते हो, आप उसको 10% 5% कंपनी का देते हो, 50 लाख रुपया ले आते हो। अब उस 50 लाख पे उसको ब्रांड को स्केल करते हो अगले बंदे के पैसे पे, उसको और बड़ा करते हो थोड़ा सा। 50 लाख जब खत्म हो जाता है, आप फिर चले जाते हो 2 करोड़ रुपया रेज करने के लिए, क्योंकि आपने 10 लाख के ऊपर 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की थी, 50 लाख रेज किया। 5%, 10% ही किसी को कंपनी का दे दिए, 90% अब आपके पास है। 90% के लिए के बाद आप दोबारा 2 करोड़ रुपए रेस करने जाते हो, आप 2 करोड़ रुपए लेकर आते हो, उसको 10%, 5% देते हो, जितनी भी परसेंटेज देते हो आप 10% और दे देते हो। 2 करोड़ रुपए के हिसाब से आप ब्रांड को स्केल करते हो। 2 करोड़ की वजह से आपका वो ब्रांड नेक्स्ट जो रेस करने जा रहा है वो 5 करोड़ रुपया रेस करता है। तो 5 करोड़ के हिसाब से आपने फिर रेज किया, फिर उसको स्केल करना स्टार्ट करते हो और बड़ा करना, दुकानें खोलना स्टार्ट कर देते हो, आप मार्केट प्लेसेस पे जाना स्टार्ट कर देते हो, अमेजोन पे लॉन्च कर देते हो, पाकिस्तान से दुबई में लॉन्च करना स्टार्ट कर देते हो। अब वो 5 करोड़ पे स्पेंड करके आप नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ की रेज करना चाहते हो, करने जाते हो, फिर 10 करोड़ से 20 करोड़, 50 करोड़, 50 करोड़ से 100 करोड़। अब इसके बाद आपने 1 अरब रुपए की कंपनी बना ली, आपने 1 अरब रुपया रेज कर लिया है, आपने इन्वेस्ट कितना किया था? आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था। आपने आज 1 अरब रुपया रेस किए, और 10 लाख रुपए अगर आपने इन्वेस्ट किए थे तो आपको मंथली प्रॉफिट बन रहा था 1.5 लाख। आज कंपनी आपकी 1 अरब रुपए की है, और 1 अरब रुपए के हिसाब से आपका मंथली प्रॉफिट इस वक्त 40 लाख रुपया जा रहा है। आपके पास कंपनी के 50% शेयर रहेगी, ठीक है? 50% आपने बेच दिए लोगों को, स्केल करते 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 आप बेच गए हो 50%। अब जब आपने 10 लाख रुपया रेस किया, 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था, और लेट्स सपोज ये 5 सालों के अंदर हुआ है, 10 लाख रुपया आपने इन्वेस्टमेंट की, और 5 सालों में आप उसको 10, और आपकी मंथली सेल एग्जांपल दे रहा हूँ, पहले साल में 5 लाख थी, उसके बाद मंथली सेल 5 सालों के बाद आपकी मंथली सेल लेट्स सपोज 1 करोड़ रुपया होगी। ठीक है, आप 1 करोड़ रुपए का सामान मंथली बेच रहे हो। उस 1 करोड़ में 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के बाद आपको सारा कुछ करके 15 लाख रुपए बचते हैं। 100% शेयर आपका है, आपको 15 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए के ऊपर बच रहा है। आपका 1 अरब रुपए का ब्रांड आज हो चुका है, 15 करोड़ रुपए की वो महीने की सेल करता है। उसके बाद 3 कंट्रीज में वो लॉन्च हुआ हुआ है। 100 दुकानें आपने उसकी ओपन कर दी हैं, 100 नहीं की आपने, 25 दुकानें आपने ओपन की हुई हैं। आपके पास 4 डिस्ट्रीब्यूटर खड़ा हुआ है, आप हर मार्केट प्लेस में हर जगह के ऊपर हो। आपके पास जब आप 1 करोड़ रुपए की मंथली सेल कर रहे थे 5 सालों के बाद, और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं रेस की थी, तो आपने इन्वेस्टमेंट ना रेस करके आपने 10 प्रोडक्ट्स ही अभी तक 5 सालों में 10 प्रोडक्ट्स ही अपने लॉन्च कर सकते हो अपने ब्रांड के अंदर। आपने 1 अरब लॉन्च किया और आपके पास 45 प्रोडक्ट्स हैं, और आपके पास पूरी इन्वेंट्री है, आपके 3 सिटीज में आपकी अपने ऑफिसेज हैं, आपकी अपनी 100 बंदों की टीम है। ये सारा कुछ आपने किसी के इन्वेस्टमेंट के पैसे पे किए। अब आप 15 करोड़ रुपए की सेल करते हो या 20 करोड़ रुपए की महीने की सेल करते हो, उसके ऊपर कंपनी का प्रॉफिट बनता है जो भी 3 करोड़ 4 करोड़ बनता है। आपको प्रॉफिट 50% के हिसाब, लेट्स वो 3 करोड़ रुपया प्रॉफिट बनता है, आपको 50% के हिसाब से आपको 1.5 करोड़ रुपया मंथली प्रॉफिट आ रहा है। वहां पे आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं रेज की 5 सालों में, ठीक है, जेब से लगाए, आपको 15 लाख रुपया प्रॉफिट आ रहा है। यहाँ पे आपने उसी 10 लाख रुपए से 1 करोड़ की कंपनी बना ली, 1 अरब की कंपनी बना ली, साथ आपने 50% शेयर भी लोगों को दे दिए, 50% आपके पास है, और 50% के ऊपर आपको 15 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपया महीने का प्रॉफिट आ रहा है। समझाने का मकसद ये था कि ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि यार मैं ना किसी को फाउंडर क्यों ऐड करूं, मैं 100% नहीं अपने पास क्यों रखूं, मैं किसी और को साथ क्यों ना किसी और को क्यों दे दूं, मैं 100% प्रॉफिट अपने पास क्यों ना रखूं। लाइशा ने लास्ट ईयर फंडिंग रेज थी 2 करोड़ के ऊपर, 2 करोड़ रुपया फंडिंग रेज की थी, 20 करोड़ की वैल्यूएशन लगी थी। वैल्यूएशन क्या होती है? वैल्यूएशन ये होती है कि कंपनी की करंट स्टेट और कंपनी के फ्यूचर के प्लान्स देकर एक कंपनी का वैल्यू लगाई जाती है कि इस कंपनी की करंट वर्थ है, ये करंट कंपनी करंटली कितने पैसों की वर्थ रखती है। तो लाइशा की जो वैल्यूएशन लगी वो 20 करोड़ रुपया लगी थी लास्ट ईयर,
कि ये 20 करोड़ रुपए की कंपनी आज है। उस 20 करोड़ के ऊपर मैंने 2 करोड़ रुपए रेस किए थे, 10% इन्वेस्टर को था, 90% की जो वो है शेयर मेरे पास और आयशा के पास रह गया, 10% इन्वेस्टर के पास चला गया। अब उसने 2 करोड़ रुपया दे दी। और लाइशा स्टार्ट करने से हुआ था, लाइशा के ऊपर टोटल हमारे पैसे लगे होंगे 20 से 25 लाख, लेकिन लाइशा 50,000 रुपए से स्टार्ट हुआ था। स्लोली स्लोली थोड़े थोड़े करके हमने उसमें पैसे ऐड किए, मैक्सिमम 20 लाख रुपए लगे होंगे हमारे। अब 20 लाख के ऊपर या 25 लाख लगा होगा, 25 लाख के ऊपर हमने करंटली मतलब पिछले लास्ट ईयर ही हमने 2 करोड़ रुपया रेस किया। इन्वेस्टमेंट 25 लाख की, 2 करोड़ रुपया रेज भी कर लिया, 90% अपने पास भी शेयर रख लिए, 10% इन्वेस्टर को भी दे दिए, और 20 करोड़ की कंपनी की 20 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन भी लगा ली। हमने 2 करोड़ की फंडिंग रेज की। अब ये मतलब है कि लास्ट ईयर लाइशा 20 करोड़ का था। ठीक है। अब 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट रेस करके हम सिर्फ लैशेस सेल कर रहे थे, हमने 8 प्रोडक्ट्स ओवर ऐड किए, टीम ऐड की, मार्केट प्लेसेस में के प्लान्स ऐड किए, दराज के ऊपर उसको लेकर गए। अभी इस साल हम प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। हमने प्रोडक्ट कुछ और टेस्ट किए, उसमें से कुछ विनिंग निकले, कुछ बहुत ज्यादा बिक रहे हैं, कुछ नहीं बिक रहे हैं, कुछ तो फंडिंग का क्राइटेरिया भी समझाता हूँ आपको। तो अ, अब एक प्रोडक्ट से, सिंगल प्रोडक्ट स्टोर से, लाइशा जो सिर्फ लैशेस पे काम करता था, 2 करोड़ पे रेस करके हमने उसको 10 प्रोडक्ट का स्टोर, प्रॉपरली कॉस्मेटिक स्टोर बना लिया। ठीक है। और उसके बाद 10 प्रोडक्ट भी ऐड कर दिए, उसको लैशेस के अलावा प्रोडक्ट्स भी ऐड हो गए, टीम भी कम बड़ी हो गई, मार्केट प्लेसेस पे भी लेकर चले गए। उसके अलावा हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स को भी टेस्ट कर लिया, स्केल करने की तरफ लेकर चले गए। अब जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं, लेट सपोज हम जब सिंगल प्रोडक्ट थे और हमने फंडिंग नहीं की थी लास्ट ईयर तक, तो हमारा मंथली प्रॉफिट, अगर एग्जांपल दे रहा हूँ, सही फिक्स नहीं बताऊंगा, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि अगर लास्ट हम 100% शेयर मेरे पास और आयशा के पास थे, हम 10 लाख का प्रॉफिट करते थे एक प्रोडक्ट के साथ। अब हमने 10 प्रोडक्ट्स ऐड, तो ऑब्वियसली उन 9 प्रोडक्ट्स की भी कुछ सेल्स हैं, उसके ऊपर भी कुछ प्रॉफिट है, तो अब हमें महीने का 25 लाख रुपए, एग्जांपल दे रहा हूँ, 25 लाख प्रॉफिट होता है। 25 लाख में से हम 10% प्रॉफिट इन्वेस्टर को दे देते हैं, तो 22,50,000 रुपया आज हमारे पास, एग्जांपल देता हूँ, कि प्रॉफिट आता है। तो 10 लाख लास्ट ईयर विदाउट इन्वेस्टमेंट 10 लाख प्रॉफिट आता था, अब 22 लाख रुपया प्रॉफिट आता है। पैसा हमारा कितना लगा है? कोई नहीं लगा। इन्वेस्टर का पैसा लगा है, प्रोडक्ट्स इन्वेस्टर के पैसे हैं, मार्केट प्लेसेस पे हम इन्वेस्टर के पैसे पे जा रहे हैं, पैकेजिंग हमने उसके पैसे पे और अपने मंथली प्रॉफिट्स भी इंक्रीज कर दी। लोगों को लग रहा होता है कि अगर हम ये 10% क्यों दिया है, ये 100% अपने पास रखते हैं तो मैं तो जरूरत ही नहीं थी पैसे रेज करने की, तो खुद इतना प्रॉफिट बना रहे थे, उसी प्रॉफिट को यूज कर लेते। अगर ऐसा सोचना स्टार्ट हो जाए तो आज एशियन, खाड़ी, बाइकिया, अली बाबा, amazon ये आज स्टेज के ऊपर ना होते कि ये सोचते कि यार 100% हम अपने पास रखते हैं, स्लो स्लो स्केल करते हैं। ऐसे स्केलिंग नहीं होती, अपना कंप्लीटली पैसा लगाकर स्केलिंग नहीं होती। इन्वेस्टर आपके पास स्टेजेस होती हैं डिफरेंट, उसमें जरूरी होता है। अच्छा, हाँ, 2 मिनट की 2 मिनट तो नहीं, 5 मिनट की ब्रेक ले लेता हूँ। जिसने नमाज पढ़ वो नमाज पढ़ ले। 7:05 में बंद नहीं कर रहा, यहीं पे है, लेकिन वो कर देता हूँ, म्यूट कर देता हूँ और वीडियो बंद कर देता हूँ। आप 5 मिनट की ब्रेक ले लो, और ब्रेक के बाद फिर 7:05 में हम स्टार्ट कर लेते हैं।
मैं आ गया हूँ वापस। तो क्लास आगे स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग वैसे भी हो रही है, और उसमें ये है कि वो बच्चे जिनकी जो गए हुए हैं और उनकी कोई चीज़ मिस हो जाएगी तो कोई इश्यू नहीं है। रिकॉर्डिंग हुई हुई है, वो आकर दोबारा से 3-4 मिनट ही होंगे, वो सुन सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात किस पे कर रहा था? इन्वेस्टमेंट्स से पे कर रहा था और इन्वेस्टर पे कर रहा था। और एक चीज़ जो क्लियर करना चाह रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट रेज करना कितने स्टेजेस होते हैं वो भी बता देता हूँ। दूसरा, इन्वेस्टर की क्या साइकी होती है। बच्चे हैं, अवेलेबल हैं, सुन रहे हैं, आवाज़ आ रही है? ठीक है। अच्छा, तो बात इन्वेस्टमेंट पे हो रही थी। इन्वेस्टमेंट रेज करना इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, आपने सिर्फ अपनी इंडस्ट्री पे ग्रिप रखनी है, अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी बनानी है, अपनी फोरकास्टिंग अच्छी करनी है। हर इंडस्ट्री का आपको कंप्लीट नॉलेज हो, इन्वेस्टमेंट मिल जाती है। तो वो बच्चे जो ये सोच रहे हैं कि यार इन्वेस्टमेंट कैसे रेज होगी, ये तो बड़ी बातें हैं, कैसे होगा। हर बंदे ने इन्वेस्टमेंट रेज की है। अमेजोन भी किसी स्टेज पे स्टार्ट हुआ था, फेसबुक भी किसी स्टेज पे स्टार्ट हुआ था, उनको भी स्टार्टिंग में इन्वेस्टर्स मिले थे। हर बंदे को इन्वेस्टमेंट मिल जाती है। इन्वेस्टमेंट रेज करना कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। आपका इंडस्ट्री पे नॉलेज और ग्रिप होना इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट रेज करना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो ये चीज़ दिमाग से निकाल देना कि यार ये तो नामुमकिन सी चीज़ है, एक चीज़। दूसरी ये चीज़ कि किस तरह की इन्वेस्टमेंट रेज करनी चाहिए, कब इन्वेस्टमेंट रेज करनी चाहिए। ठीक है, वो स्टेजेस मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं जहाँ पे आप लॉन्च इन्वेस्टमेंट रेज कर सकते हो। तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट होती है इन्वेस्टमेंट रेज करने में, वो होती है कि किस तरह के इन्वेस्टर्स से इन्वेस्टमेंट रेज की जा सकती है, या किस तरह के इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट रेज करनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये। आप किसी से भी जाकर पैसे मिलना इन्वेस्टमेंट रेज करना नहीं होता कि पैसे मिल गए जी मैंने इन्वेस्टमेंट रेज कर दी है। आपको देखना पड़ता है कि आप किससे पैसे ले रहे हो, लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, क्योंकि वो बाद में आपको तंग करेगा, आपके सरदर्दी बन जाएगी, गले की हड्डी बन जाएगी किसी से पैसे लेकर। तो किस तरह के लोगों से इन्वेस्टमेंट रेज, किस तरह के इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट रेज करनी करनी चाहिए। तो पहले स्टेजेस डिसाइड समझा देता हूँ। आगे इसमें कंप्लीटली मैं स्लाइड्स भी बना दूंगा, लेकिन समझा देता हूँ। स्टेजेस जो होती हैं वो होती हैं इन्वेस्टमेंट की 6-7 डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली स्टेज होती है, मैं साथ साथ ना आपके साथ प्रेजेंटेशन पे ही लिख देता हूँ ताकि आपको लिखा हुआ भी आपके सामने आ जाए। ये मैंने आपके सामने पांचवा स्टेज होता है जिसको कहते हैं। ठीक है, ये होती है 5 स्टेजेस इन्वेस्टमेंट्स की। अब मैं आपको एक एक इन्वेस्टमेंट की स्टेज बताता हूँ कि एक एक इन्वेस्टमेंट की स्टेज को क्या कहते हैं। एंजल इन्वेस्टमेंट भी वही होती है। ये पहली वाली जो प्री सीड और सीड फंडिंग इन्वेस्टमेंट होती है ना, ये एंजल इन्वेस्टमेंट के अंदर ही आती है। मैं आपको बता देता हूँ क्या होती है। प्री सीड इन्वेस्टमेंट होती है, लेट सपोज आज आप कोई स्टोर लॉन्च करना चाह रहे हो, ठीक है। और एक और मैं आपको देता हूँ, इसमें डाल देता हूँ, जो इन्वेस्टमेंट की स्टेज नहीं होती, लेकिन आपने वो टर्म बहुत ज्यादा सुनी होगी। उस टर्म को कहते हैं बूट स्ट्रैप। प्रेजेंटेशन।
एक सेकंड। ठीक है। अभी जो पहली मैंने बूटस्ट्रैप लिखी है ना, ये वो नहीं होती, ये फंडिंग नहीं होती। ये आप किसी भी स्टार्टअप को, ये जब बहुत ज्यादा आपने सुना होगा, ये डिफरेंट जगहों पे ये टर्म यूज होती है। और ये बेसिकली होती है कि आप जब किसी भी चीज को खुद फंड करते हो, जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल होते हैं, उन रिसोर्सेज अवेलेबल के ऊपर किसी चीज को आप स्टार्ट करते हो। तो वो होता है, जिस तरह स्टार्टअप है, ई कॉमर्स स्टोर है, आज आप उसको खुद स्टार्ट करते हो, खुद ही प्रोडक्ट्स लेते हो, खुद वेब अपनी इन्वेस्टमेंट करते हो, अपने इन्वेस्टमेंट के थ्रू प्रोडक्ट्स डालते हो, वेबसाइट लगाते हो, वेबसाइट बनाते हो, सोशल मीडिया चलाते हो, इन्फ्लुएंसर्स को पे करते हो, पैकेजिंग का पे करते हो, सब कुछ खुद करते हो, किसी से भी पैसे नहीं लेते, किसी से इन्वेस्टमेंट रेज नहीं करते। तो आप उसको क्या कहते हो? आपसे जब इन्वेस्टर पूछता है कि जी आपने इन्वेस्टमेंट कहाँ से रेज किया है, या आपने कोई इन्वेस्टमेंट रेज की है, तो आप कहते हो नहीं, मैंने बूट स्ट्रैप किया है। बूट स्ट्रैप का मतलब है कि मैंने ये खुद ही चलाया है, मतलब ये खुद ही, जो मेरे पास रिसोर्सेज थे, जो पैसे थे, मैंने उनके थ्रू इसको अभी तक रन किया है। दूसरा, बूट स्ट्रैप इसलिए भी यूज होता है कि, और फिर वो आपसे पूछते हैं कि कितनी 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 आपने इन्वेस्टमेंट की है, तो आप फिर बताते हो कि मैंने 3 मिलियन अपनी की हुई है, 4 मिलियन बूटस्ट्रैप में डाला है, 5 मिलियन बूटस्ट्रैप में डाला है, 1 करोड़ रुपया बूटस्ट्रैप में डाला है, 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 3 लाख, जितने भी पैसे डाले थे बूटस्ट्रैप में डाले थे, फिर मैंने अपने प्रॉफिट जितने आ रहे थे उनको री इन्वेस्ट किया था। तो बूटस्ट्रैप होता है वो, जिस तरह लाइशा लास्ट ईयर तक बूटस्ट्रैप था, 2017 में लॉन्च हुआ था, लास्ट ईयर तक हम बूटस्ट्रैप पे काम कर रहे थे कि हम सब पैसे, प्रॉफिट, सब कुछ अपना ही लगा रहे थे, किसी से इन्वेस्टमेंट रेज नहीं की थी। ठीक है। अब उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स की टर्म्स के ऊपर आ जाता हूँ। प्री सीड इन्वेस्टमेंट, प्री सीड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो आप एक ब्रांड को, एक स्टोर को, एक ई कॉमर्स स्टोर को, एक स्टार्टअप को, या एक बिजनेस को लॉन्च करने से पहले इन्वेस्टमेंट रेज कर लेते हो। कि अभी आपने लॉन्च नहीं किया, अभी आपने अपना पैसा भी नहीं लगाया, आपने को उसको लॉन्च करने के लिए आपको पैसे चाहिए, ताकि आप उसको लॉन्च करो, आप उस ब्रांड बिजनेस को लॉन्च करो, आप उस ई कॉमर्स स्टोर को लॉन्च करो, या आप उस स्टार्टअप को लॉन्च करो। उसके लिए जो आपको पैसे चाहिए होते हैं, उसको आप कहते हो, तब उस स्टेज के ऊपर जाकर जब आप पैसे रेज करने की कोशिश करते हो या रेज करते हो, तो आप उसको कहते हो प्री सीड फंडिंग या एंजल इन्वेस्टमेंट। ठीक है। प्री सीड फंडिंग का मतलब ये होता है कि जो काम अभी स्टार्ट नहीं हुआ, जो प्रोडक्ट अभी लॉन्च नहीं हुआ, जो ब्रांड अभी लॉन्च नहीं हुआ, जो बिजनेस अभी लॉन्च नहीं हुआ, और आप पैसे रेज कर लेते हो, तो वो प्री सीड फंडिंग में आता है। अब प्री सीड फंडिंग में फायदे भी होते हैं, नुकसानात भी होते हैं। फायदे और नुकसानात में दोनों समझा देता हूँ, आपकी मर्जी है कि आप प्री सीड पे फिर लॉन्च करना चाहते हो, अपने इन्वेस्टमेंट रेज करना चाहते हो, या उससे अगली स्टेज पे लॉन्च करना चाहते हो। प्री सीड के ऊपर जो इन्वेस्टर आपको इन्वेस्ट करेगा, वो आपसे आपकी कंपनी के शेयर्स ज्यादा लेगा, क्योंकि आपने अभी कोई चीज लॉन्च नहीं की, एक बिजनेस प्लान बनाया, बिजनेस प्लान बनाकर आप पैसे रेस करने चले गए, आपका अभी कोई अपना पैसा नहीं लगा हुआ, आपका रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, जो पैसे देने जा रहा है उसका रिस्क इन्वॉल्व है, चलेगा नहीं चलेगा, उसके पैसे डूबेंगे, वो आपके ऊपर एक रिस्क लेना चाह रहा है अपने पैसों से। तो इस वजह से वो जब शेयरिंग की बात आएगी, तो वो आपको, अगर लेट सपोज 30 लाख चाहिए, 40 लाख चाहिए, 50 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, 25 लाख चाहिए, तो पाकिस्तान में ज्यादातर अगर कोई 30-40 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपए देता है, तो वो 50-50 का पार्टनर, एज अ पार्टनर एंटर होता है। ठीक है। कि जी 50% मेरा है, 50% आपका है, पैसे मैं देते, इन्वेस्टमेंट मैं करूंगा, चलाओगे आप, सब कुछ आप देखोगे, ये चीजें मैं करूंगा, ये चीजें आपने करनी है, पैसा मेरा इन्वॉल्व होगा, ये सब कुछ मेरा होगा, आपने करनी है 50% आपका, 50% मेरा।
तो सबसे बड़ा नुकसान जो प्री सीड में होता है वो ये होता है कि आपकी मैक्सिमम जो आइडिया होता है, तो वो आपके शेयरिंग जो होती है वो 50% आपसे चली जाती है। 40% भी होता है, 30% भी होता है, 25% भी होता है। लेकिन इन्वेस्टर मेजरली कोशिश ये करता है कि वो मैक्सिमम आपसे शेयर लेगा तो अपने पैसे देगा। पाकिस्तान में ये मेंटालिटी है। तो प्री सीड के ऊपर 30% भी होता है। अभी एक ब्रांड है जो 30% रेज करना चाह रहा है, और मैं उनका मेंटोर हूँ, समझ लो मेरा ही ब्रांड है। तो बैकएंड पे मैं हूँ। तो 30 प्री सीड में ये होता है कि आपने उसको लॉन्च करने से पहले आप बिजनेस प्लान्स बना लेते हो, स्टोर्स के प्रोडक्ट्स क्या होंगे, इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी, इन्वेस्टमेंट का पूरा प्लान बना लेते हो, वो बड़ा कैसे होना है, सब कुछ आप बनाकर आप इन्वेस्टर के पास जाते हो, उससे पैसा लेते हो और उसको फिर लॉन्च करते हो। तो ये आज आ जाती है प्री सीड। लाइशा ने प्री सीड फंडिंग नहीं की, नहीं उठाई थी प्री सीड में। मैंने अभी आज तक किसी स्टार्टअप में मैंने प्री सीड पे फंडिंग नहीं उठाई। ठीक है। दूसरी स्टेज आती है सीड इन्वेस्टमेंट। सीड इन्वेस्टमेंट ये होती है कि आप 10-15 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, जो भी इन्वेस्टमेंट है वो आप खुद कर लेते हो। आप अपना ब्रांड लॉन्च कर देते हो। आप उसकी थोड़ी बहुत सेल्स, उसको गुरु मतलब एक चलती हुई स्टेज के ऊपर खुद ले आते हो। सारी जो रिस्क होता है स्टार्टिंग में वो आप लेते हो, बिजनेस प्लान आप बनाते हो, फोरकास्टिंग आप करते हो, लॉन्चिंग आप करते हो, प्रोडक्ट डिजाइन करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, टीम को पैसे देना, डिजाइनर, डिजिटल मार्केटर, सारे इन्वेस्टमेंट आप खुद करते हो। आप खुद करके लॉन्च करते हो, लॉन्च करके उसकी थोड़ी सी सेल्स लेकर आते हो, उसको थोड़ा सा लेकर चलते हो, और उसके बाद आप सीड फंडिंग के लिए जाते हो कि अब हम स्टेज के ऊपर हैं कि हमें इसको स्केल करना है, इस मार्केटिंग के लिए और बजट चाहिए, प्रोडक्ट लाइन को इंक्रीज करने के लिए और बजट चाहिए। जितने प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट उल्टा लग ही जा रहा है, और उसके अलावा भी पैसा चाहिए आपको ताकि आप उसको स्केल कर सको। तो आप उस स्टेज के ऊपर सीड फंडिंग के लिए जाते हो, जिसमें आपको 15%, 20%, डिपेंड करता है कितनी फंडिंग रेज करना चाह रहे हो, कितने पैसे रेज करना चाह रहे हो, और कितनी शेयरिंग देना चाह रहे हो। तो वो इन्वेस्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप सीड फंडिंग लेने चले जाते हो। लाइशा ने भी सीड फंडिंग रेस की है, 4 साल के बाद सीड फंडिंग रेस की है, स्केल करने के लिए। आपको स्केलिंग के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो सीड फंडिंग में हमने 20 करोड़ की वैल्यूएशन के ऊपर 2 करोड़ रुपए रेस किए हैं, जो आपको स्केल करने के लिए चाहिए। सीड फंडिंग के बाद तीसरी स्टेज आती है सीरी ए फंडिंग। सीरी ए फंडिंग बड़ा फंड होता है, उसमें बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़ा पैसा इन्वॉल्व होता है। बैगैलरी ने सीरी ए फंडिंग उठाई है। इसके अलावा आपके दराज ने तो खैर सीड फंडिंग भी उठाई थी, उसके बाद उसने सीरी ए फंडिंग भी उठाई है, और फिर उसके बाद सोल्ड आउट हो चुका है। उसके अलावा आपका बाइकिया हो गया, आपका बड़े जितने ब्रांड्स आपको नजर, जमीन.com हो गया, बड़े जितने ब्रांड्स आपको नजर आएंगे, वो मेजरली सीरी ए फंडिंग सीड भी उठाते हैं। सीड भी को डिपेंड करता है, कुछ सीड उठाते हैं, कुछ नहीं उठाते, लेकिन सीड भी उठाते हैं। और उसके बाद सीड के बाद जो वो प्लान्स दे रहे होते हैं ना कि आप हमें 5 करोड़ दो, इस 5 करोड़ के ऊपर हम ये करेंगे, और ये करके हम इस स्टेज के ऊपर पहुंचेंगे तो हम नेक्स्ट राउंड रेस करेंगे, लेट्स सपोज 1 अरब रुपए का या जितने का भी। तो वो या हमारी कंपनी की वैल्यूएशन जब 1 अरब हो जाएगी तो तब हम सीरी ए फंडिंग के लिए जाएंगे, या 10 अरब हो जाएगी तब हम सीरी ए फंडिंग के लिए जाएंगे, और इतनी फंडिंग रेस करेंगे। तो वो आपकी सीड फंडिंग में आपको बताना पड़ता है कि भाई इस पैसे से हम नेक्स्ट फंडिंग कौन सी उठा रहे होंगे। सीड फंडिंग के बाद दोबारा भी आप सीड उठा सकते हो। लेट्स सपोज लाइशा 20 करोड़ की कंपनी है, हम 50 करोड़ पे जाते हैं, तो अभी अगर मैं सीरी ए राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं कर रहा, कि मेरा अभी सीरी ए राउंड नहीं है, अभी मैं सीड वाले पे के ऊपर हूँ, तो मैं दोबारा सीड फंडिंग ही उठाऊंगा 50 करोड़ की वैल्यूएशन पे। लेकिन अब उसकी वैल्यूएशन 50 करोड़ है। ठीक है। और लेट्स सपोज मैंने लाइशा को 50 अरब रुपए की कंपनी बनाना है। तो ऐसा नहीं है कि मैं 50 अरब की बनाना है और 50 करोड़ पे पहुंचूं और सीरी ए के लिए चला जाऊं। 50 अरब की बनाने के लिए मैं जब 50 करोड़ पे पहुंच के दोबारा फंडिंग रेज करना चाह रहा हूं, तो वो सीड फंडिंग ही होगी। ठीक है। उसके बाद लेट सपोज वो जब 50 अरब की बनाना चाह रहा हूँ, 20 अरब की होगी है या 15 अरब की होगी है, तो तब मैं सीड फंडिंग के लिए क्वालिफाई करता हूँ। पहली सीड उठाता हूँ, सीरी ए फंडिंग के लिए क्वालिफाई करता हूँ। पहली सीरी ए उठाता हूँ, दूसरी सीरी ए उठाता हूँ, तीसरी सीरी ए उठाता हूँ। एक उसको 40 अरब पे पहुंचाकर मैं सीरी बी के लिए क्वालिफाई करवाता हूँ अपना राउंड, और सीरी बी फिर मैं तब उठाता हूँ। और सीरी बी के बाद आपका आईपीओ होता है। आईपीओ होता है जिसमें जिस तरह बड़ी बड़ी कंपनीज फिर आईपीओ में कन्वर्ट हो जाती हैं। जो आपको स्टॉक एक्सचेंज पे जो कंपनीज नजर आती हैं उनको उनका आईपीओ हुआ होता है। आईपीओ का मतलब ये होता है कि पब्लिक ऑफरिंग, कि पब्लिक जो होती है, जो आपका आम इंसान होता है, आम बंदा होता है, वो आपकी कंपनी में
कंपनी में आपके साथ इन्वेस्टर होता है। कि जिस तरह हैस्कोल जो है वो आईपीओ कंपनी है, उस हैस्कोल में बाहर से वो अगर लेट सपोज उन्होंने आज 10 अरब रुपए रेज करने हैं, तो वो 10 अरब रुपए के लिए इन्वेस्टर के पास नहीं जाते, वो 10 अरब रुपए के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे लेके चला जाते हैं अपने। लेट सपोज मेरे पास हैस्कोल के 60% शेयर है, तो हमें 10 अरब रुपए चाहिए। तो बजाय इसके कि मैं 10 अरब रुपए इन्वेस्टर के पीछे लेकर घूमता जाऊं कि यार मेरी कंपनी का 5% ले लो, 10% ले लो, 5% ले लो, 10% ले लो, मैं उधर नहीं जाता। मैंने आईपीओ करवाया हुआ है, पब्लिक ऑफरिंग कंपनी है मेरी। मैं स्टॉक एक्सचेंज में अपने 10%, 10 अरब रुपए के शेयर्स बेचने के लिए भेज देता हूँ कि ये 10 अरब के शेयर्स मेरे बेच लो। वो 10 अरब के शेयर विद इन 2 डेज, 1 डे, 2 डे, जितना भी स्टॉक एक्सचेंज का जो भी प्रोसेस होता है। सीरी ए सीरी बी दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, जो भी उसका प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के थ्रू वो उतने में बिक जाते हैं लोग। 80 रुपए का अगर एक शेयर है तो वो उस हिसाब से लोग शेयरिंग बाय करते हैं। आपके पास जो भी इन्वेस्टमेंट आपने रेज करनी थी, आपके पास 10 अरब रुपए आ जाता है। उन 10 अरब रुपए के जो शेयर्स होते हैं वो आपसे आम इंसान खरीद लेते हैं, या इन्वेस्टर खरीद लेते हैं, या आम इंसान खरीद लेते हैं, जो उसने भी खरीदना है। वो स्टॉक एक्सचेंज पे आपका शेयर सेल हो जाता है, तो उसको आईपीओ इन्वेस्टमेंट कहते हैं, या रेस करना कहते हैं। उसके बाद सीरी ए और सीरी बी, ये होते हैं बड़े स्टार्टअप्स के लिए। ये एक आम स्टार्टअप या एक आम स्टोर के लिए नहीं होता। वो इन्वेस्टमेंट हर कंपनी ने एक रखा हुआ था स्टेज के, इस स्पेस से जब हमारी कंपनी की वैल्यूएशन इतनी हो जाएगी तो तब हम सीरी ए फंडिंग के लिए जाएंगे। जब हमारी कंपनी की वैल्यूएशन इतनी हो जाएगी तो तब हम सीरी बी इन्वेस्टमेंट के लिए जाएंगे। जिस तरह मैंने लाइशा का बताया कि 50 अरब, लेट्स सपोज 20 अरब की होगी तो मैं या 10 अरब की होगी, या 1 अरब की होगी, या जितनी भी 1 अरब की होगी तो मैं सीरी ए फंडिंग के लिए जाऊंगा। मेरी 5 अरब की हो जाएगी तो मैं सीरी बी फंडिंग के लिए जाऊंगा। तो 1 अरब जब मैं टच करूंगा तो मैं सीरी ए फंडिंग के लिए क्वालिफाई कर दूंगा। 1 अरब से 5 अरब के दरमियान में दोबारा इन्वेस्टमेंट रेस करने जाता हूँ ना, 2.5 अरब की कंपनी होगी, मैं दोबारा इन्वेस्टमेंट रेस करने जाता हूँ, तो मैं सीरी ए का सेकंड राउंड रेस करने गया हूँ। ठीक है, मैं सीरी बी के लिए, क्योंकि 5 अरब पे मैंने रखा हुआ है कि जब 5 अरब की कंपनी होगी तब मैं सीरी बी फंडिंग के लिए जाऊंगा। तो 3 अरब की कंपनी हो चुकी है, मैं इन्वेस्टमेंट रेस करने जा रहा हूँ, तो मैं सीरी ए का थर्ड राउंड रेस करने जा रहा हूँ। यार ये सीरीज जो होती है, ये नाम दिया हुआ है, ठीक है, जिस तरह प्री बूट स्ट्रैप, सेल्फ फंडिंग, प्री सीड इन्वेस्टमेंट, नाम दिया हुआ है कि प्री सीड का मतलब है कि ये आपने स्टार्टअप को लॉन्च करने से पहले आपने एक इन्वेस्टमेंट रेस की, उसको नाम दिया हुआ प्री सीड। सीड इन्वेस्टमेंट का आपका स्टार्टअप थोड़ा सा ग्रोइंग स्टेज के ऊपर हो और आपको स्केल के लिए करने के लिए पैसे चाहिए, तो उसका नाम रखा हुआ है सीड इन्वेस्टमेंट। इसी तरह जब आप ग्रोइंग स्टेज से एक अगले राउंड पे क्वालिफाई कर देते हो कि अब आपको और बड़ा स्केल करना है, तो उसके लिए नाम रखा हुआ है सीरी ए इन्वेस्टमेंट या सीरी ए फंडिंग। फिर उस सीरी बी फंडिंग भी एक नाम रखा हुआ है, एक स्टेजेस के नाम है। जिस तरह बेबी होता है, बेबी के बाद टॉडलर्स होते हैं, टॉडलर्स के बाद जो भी स्टेज होती है, फिर इस तरह एक स्टेजेस के नाम रखे हुए हैं। तो इसका कोई मतलब नहीं होता कि ये इसका ये मतलब है, नाम है, एक नाम है, वो आइडेंटिफाई करने के लिए एक नाम रखे हुए हैं। ठीक है, हम इधर तीसरी चीज ये है कि मैं खुद इन्वेस्टर नहीं हूँ। हमें स्टार्टअप्स में ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, या ये चीज़ें हमें स्टार्टअप से ही पता होती हैं। मैंने स्टार्टअप में 6-7 साल इंडस्ट्री में हो चुके हैं। तो एक सेकंड। अभी अगर आप देखें तो आपको इससे आइडिया कंप्लीट हो जाएगा कि इन सब में डिफरेंस क्या होता है।
अब देखें 8 स्टेजेस इन्होंने बताए हुए, द 8 स्टेजेस ऑफ स्टार्टअप फंडिंग। ठीक है। सबसे पहले प्री सीड फंडिंग, कि आपका आइडिया क्या है, वायबल है या नहीं है, कि वो चलेगा भी या नहीं चलेगा, या आइडिया क्या है, वो पहले हो चुका है, उसके ऊपर टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट लगनी है, किस बिजनेस बिजनेस मॉडल क्या है, जो मैं आपको बिजनेस मॉडल बनाना सिखा रहा हूँ वो, और आपने स्टार्ट कैसे करना है। सीड फंडिंग, प्रोडक्ट लॉन्च, ठीक है, प्रोडक्ट की मार्केटिंग, न्यू एम्प्लॉयज की हायरिंग, मार्केटिंग रिसर्च ऑन प्रोडक्ट मार्केट फिट, ये चीजें आती हैं। स्टार्टअप वैल्यूड एनीवेयर फ्रॉम 1 लाख से 6 मिलियन के दरमियान जब वैल्यूएशन होती है तो वो एलिजिबल हो जाता है इस फंड रेस के लिए। जिस तरह लाइशा की कीमत जो लगी है वो 1 लाख डॉलर थी, तो 1 लाख डॉलर पे मैं सीड फंडिंग के लिए क्वालिफाई कर चुका था। मैं सीड फंडिंग और 6 मिलियन डॉलर तक जब तक लाइशा रहेगी उसके दरमियान में जब भी मैं फंडिंग रेज करने जाऊंगा तो वो सीड फंडिंग के अंदर ही आ रही होगी। और उसके बाद आ जाता है सीरी ए फंडिंग। ये वही है कि एट दिस पॉइंट यू कैन बिगिन टू सेट योर सेल्फ अप फॉर फर्दर बिजनेस ग्रोथ। दिस इंडिकेट्स द फॉलोइंग: ऑप्टिमाइजिंग योर बिजनेस, स्केलिंग के लिए यूज होती है कि जो लाइफ आपकी करंट स्टेज होती है, ब्रांड की जो करंट स्टेज होती है उससे ऊपर आपने स्केल करना है और उसको और बड़ा करना है, या किसी कंट्रीज में लॉन्च करना है, पाकिस्तान में 200 स्टोर ओपन करने हैं, आपने कोई बड़ा काम करना है, तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे चाहिए। तो उसके लिए आप ये फंडिंग रेज करते हो। इधर इन्होंने दिया नहीं है स्टेज के 6 मिलियन से कितने मिलियन तक जो है वो के दरमियान वाले पैसों में आप सीरी ए रेज करते हो। सीरी बी फंडिंग, अगर आपने उस इंडस्ट्री में कोई ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं जो पहले नहीं हुए और आपने उसके ऊपर रिसर्च करनी है और उसके ऊपर यूनिट खड़ा करना है और एक कंप्लीटली नई चीज करनी है, तो और या अपने मार्केट का शेयर इंक्रीज करना है। जैसे अली बाबा है, उसने पाकिस्तान में आया हुआ है दराज के थ्रू, दराज ने अपनी और बहुत बड़ी मार्केट करनी है और कस्टमर को गेन करना है, और उसके लिए उनको बहुत तगड़े पैसे चाहिए, तो उसके लिए वो सीरी बी फंडिंग कर सकते हैं। जितने भी हैं सीरी सी फंडिंग भी वही है, स्टेजेस सेम ही होती हैं, इसमें से पैसों का डिफरेंस होता है। अगर आप इतने वैल्यूएशन से ऊपर चले जाते हो, सीरी ए से सीरी बी के लिए क्वालिफाई कर लेते हो, सीरी बी से इतने पैसों से ऊपर आपकी कंपनी के $1 बिलियन, लेट सपोज 500 मिलियन डॉलर की आपकी कंपनी बन चुकी है, तो अब आप सीरी बी के लिए क्वालिफाई कर लेते हो। आप $1 बिलियन की कंपनी बन चुके हो, आप सीरी सी के लिए क्वालिफाई कर देते हो। फिर इसी तरह सीरी डी, फिर मेज़ानाइन, और 8वें नंबर पे इन्होंने आईपीओ दिया हुआ है। ज्यादातर जो स्टार्टअप में यूज होती हैं वो सीरी ए, सीरी बी, और कुछ कंपनी सीरी बी के बाद ही डायरेक्ट आईपीओ पे चली जाती है, सीरी सी पे जाती ही नहीं। जिस तरह आप इंडिया में भी देखोगे कि वो डायरेक्टली उसने तो ना प्री सीड उठाई, ना सीड उठाई, ना उसने सीरी ए उठाया, ना सीरी बी उठाई, स्ट्रेट अवे उसने आईपीओ कर दिया। इसने नाइका ने डायरेक्टली पहली कंपनी थी जिसने $1 बिलियन पे डायरेक्टली आईपीओ किया था। तो ये वाला स्टेज जो था, तो वो डिपेंड करता है, हर स्टार्टअप की अपनी स्ट्रैटेजी होती है, अपने माइलस्टोन्स होते हैं, उन माइलस्टोन्स को अपने पास रखता है कि यार इसके बाद मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट रेज करनी है, उस स्टेज के बाद सीरी ए कब रेज करूंगा, सीरी बी कब रेज करूंगा, सीरी सी कब रेज करूंगा, या डायरेक्टली आईपीओ करूंगा। तो ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, ये सिर्फ उनकी एक स्टेजेस हैं जिससे आपने स्टार्टअप को गुजारना पड़ता है। ठीक है। तो ये तो आ गई इन्वेस्टमेंट्स। अब आ जाती है इंपॉर्टेंट चीज कि इन्वेस्टमेंट रेज किससे करनी चाहिए और किस तरह के इन्वेस्टर से पैसे रेज करने चाहिए। लाइशा पे जो मैंने पैसे रेज किए हैं, याद रखना उस इन्वेस्टर पे कभी भी पैसे उस इन्वेस्टर से नहीं पकड़ने। ये चीज दिमाग में डाल दो और इस चीज पे वर्किंग करनी है आपने। इसको कभी भी पैसे रेस करने से पहले इस चीज को दिमाग में रखना है कि उस बंदे से कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं रेस करनी जो आपसे मंथली प्रॉफिट में इंटरेस्टेड होगा, कि जो ये बताएगा कि आज मैं तुम्हें 30 लाख देता हूँ, मुझे अगले महीने से कितना प्रॉफिट दोगे। क्योंकि वो आपके आइडिया को नहीं समझा, वो इस चीज को नहीं समझ रहा कि आप ये पैसे लेकर आपने इसको स्केल करना है, आपने इसको बड़ा करना है और आपको मंथली प्रॉफिट्स नहीं आने इसमें। एग्जाम्पल देता हूँ, लाइशा है। तो लाइशा पे जो मैंने 2 करोड़ रुपए रेज किए हैं, आज उसके 9 महीने हो चुके हैं। मेरा इन्वेस्टर इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं है कि इस 9 महीने में उसको 1 करोड़ के ऊपर मैंने कितना प्रॉफिट दिया है।
वो जो पैसे इन्वेस्ट करता है वो इस पे इन्वेस्ट करता है कि लेट सपोज लाइशा की 20 करोड़ की वैल्यूएशन है, मैंने 2 करोड़ रुपया लिया है। तो दोनों इन्वेस्टर्स में आपको डिफरेंस समझाता हूँ। शॉर्ट टर्म वाला क्या सोचता है और लॉन्ग टर्म वाला क्या सोचता है। जो सही इन्वेस्टर होता है वो सोचता क्या है, क्यों पैसे इन्वेस्ट करता है। और जो छोटा इन्वेस्टर होता है वो क्यों पैसे दे रहा होता है, और उसकी छोटी मेंटालिटी की वजह से उससे पैसे क्यों नहीं रेज करने चाहिए। आपके पास एक इन्वेस्टर है, आपकी कंपनी 1 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन, लेट सपोज लाइशा कोई की ही एग्जांपल लेता हूँ, 20 करोड़ की मेरी वैल्यूएशन है कंपनी की, मैं 2 करोड़ रुपया रेज करना चाह रहा हूँ। अब एक इन्वेस्टर मुझे कहता है ठीक है 2 करोड़ रुपया दो, 10% कंपनी का भी दो। अब मुझे ये बताओ कि तुम 2 करोड़ के ऊपर मंथली मुझे कितना प्रॉफिट दोगे। मैं इसको कहता हूँ महीने के 2 लाख रुपए आपको दूंगा। वो कहता है चलो ठीक है डन, 2 लाख रुपए के ऊपर 2 करोड़ रुपए मैंने तुम्हें दिए। अब मंथली मैंने उसको 2 लाख रुपए देने। अब 2 करोड़ रुपए मैं लगाऊंगा, उसमें टेस्टिंग होगी, प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट बिकेगा, उसमें से कुछ प्रॉफिट्स आएंगे, वो प्रॉफिट्स मैंने ब्रांड में रीयूज करने हैं, उसको और बड़ा करना है। लेकिन उसके 2 लाख रुपए के देने के चक्कर में मैं पहले महीने से ही प्रेशर में आ जाऊंगा, इसको 2 लाख देने, इसको 2 लाख देने, इसको 2 लाख देने। कोई भी काम करूं बस प्रॉफिटेबल बनाने के चक्कर में, इसको प्रॉफिटेबल करूं अभी पहले महीने से करूं, इसको पैसे देने, इसको पैसे देने, इसको पैसे देने। ऑब्वियसली उसको 2 लाख देना है और उसका 10% शेयर है, तो इसका यह मतलब है कि कंपनी को 20 लाख रुपया प्रॉफिट पर मंथ करना है, तब जाकर उसका 2 लाख रुपया निकलेगा ना। मैं ऐसे तो नहीं करूंगा कि मैं 2 लाख रुपया टोटल प्रॉफिट आया और मैं 2 लाख रुपया उठाकर उसको दूंगा। उसका 10% शेयर है। इसका ये मतलब है कि कंपनी ने पहले महीने से 20 लाख का प्रॉफिट करना है, जिसमें से 2 लाख उसको देना है, और बकाया 18 लाख रुपया बकाया फाउंडर जो भी हैं उसके पार्टनर्स हैं, इन्वेस्ट जो पार्टनर्स हैं उनमें शेयर होगा। तो अब 20 लाख रुपया मैंने प्रॉफिट करना ही करना है। प्रोडक्ट में लॉन्च करूं ना करूं, उसके ऊपर मार्केटिंग पे पैसा लगाऊं ना लगाऊं, मैंने उसको 20 लाख रुपए की कंपनी पहले महीने से बनानी ही बनानी है। दूसरी तरफ दूसरा इन्वेस्टर है। अच्छा, अब मैं 2 लाख रुपए उसको दे भी देता हूँ। आपने इन्वेस्टर को ये समझाना होता है कि मैं 2 लाख रुपए आपको दे देता हूँ पहले महीने से, आपको साल में हो गया 24 लाख रुपया। 2 करोड़ के ऊपर आपको 24 लाख बचा, दूसरे साल में आपको 48 लाख बचा, तीसरे साल में आपको जो 76 लाख, 76 लाख रुपया बचा। तो आपने 2 करोड़ के ऊपर टोटल आपको 2 करोड़ 75 लाख रुपया आपका प्रॉफिट हो गया। 2 करोड़ के तो आपके शेयर हो गए, वो भी सेव है, और 76 लाख रुपया आपको प्रॉफिट हो गया। तो आज 3 सालों के बाद आप 2 करोड़ 76 लाख रुपए के ऊपर खड़े हुए हुए। ठीक है। दूसरी तरफ एक और इन्वेस्टर है जो लाइशा का इन्वेस्टर है, या जिस तरह के इन्वेस्टर्स मैं ढूंढता हूं, वो ये कहता है कि भाई ये 2 करोड़ रुपया लो, ठीक है, आप 2 करोड़ रुपया लो, और 2 करोड़ रुपया लेकर मुझे मंथली प्रॉफिट में इंटरेस्टेड नहीं है। इस 2 करोड़ के ऊपर आपने जो मुझे प्लान दिया हुआ है ना, जो आप कह रहे हो। मैं ये कह रहा था कि एक इन्वेस्टर है, एक बच्चे ने कहा कि दोबारा रिपीट करना है, मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ। एक इन्वेस्टर है जो आप तो उसके पास जाते हो, वो आपको कहता है कि 2 करोड़ रुपया आप मांगते हो, वो कहते हैं ठीक है मैं 2 करोड़ रुपया देता हूँ, आप मुझे मंथली प्रॉफिट कितना दोगे। पहले तो उसकी यही साइकी समझ आती है कि देखो आप जो इन्वेस्टमेंट रेस करने जा रहे हो ना, तो आप उस ब्रांड को बड़ा करने के लिए इन पैसे रेस कर रहे हो, आप मंथली प्रॉफिट्स देने के लिए रेस नहीं कर रहे। आपने उसको, आप अगर आज 20 करोड़ की कंपनी हो, तो वो 2 करोड़ रुपया रेस करने से आपने 50 करोड़ रुपए की कंपनी, 60 करोड़ रुपए की कंपनी को बनना है। जिस तरह लाइशा है 20 करोड़ के ऊपर उसका सिंगल प्रोडक्ट है, तो मैं 2 करोड़ रेस कर रहा हूँ कि इसके प्रोडक्ट को मैं 10 प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर लूँ, उसमें से 6 से 7 मेरे विनिंग प्रोडक्ट्स होंगे। तो मेरी अगर आज 40 लाख की सेल है, ये 40 लाख की सेल 80 लाख तक पहुंच जाए, 90 लाख तक पहुंच जाए, ताकि मेरी कंपनी बड़ी हो जाए, मेरी कंपनी स्केलेबल हो जाए। मैं आज अपनी शॉपिफाई स्टोर पे हूँ, इसको मैंने मार्केट प्लेसेस पे, दराज पे चला जाऊं, बेगैलरी पे चला जाऊं, टेलीमार्ट पे चला जाऊं, उस पे जाने के लिए मुझे 2 करोड़ रुपए के पैसे चाहिए। या मुझे पहली दुकान एंटर कर दूं, पहली दुकान पे जाने के लिए मुझे 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट चाहिए, ताकि मैं ये इसको नेक्स्ट स्टेज के ऊपर लेकर जाऊं। नेक्स्ट स्टेज के ऊपर लेकर जाऊं, ताकि जब मेरी आज 40 लाख की सेल और मेरी कंपनी 20 करोड़ रुपए की वैल्यू रखती है, इसकी सेल अगर 90 लाख तक चली जाती है 3 सालों में, और इसके प्रोडक्ट 10, एक प्रोडक्ट से 10 प्रोडक्ट्स हो जाते हैं, 8 प्रोडक्ट्स हो जाते हैं, इसका पहला स्टोर ओपन हो जाता है, ये बेगेलरी और टेलीमार्ट और इधर चला जाता है, वहां पे जाकर सेल्स करता है, तो ये कंपनी 50 से 60 अरब रुपए, 60 करोड़ रुपए की हो जाएगी 3 सालों में। एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो मैं उसको ये समझा, उसके लिए जाता हूँ, पैसे रेज करता हूँ, ताकि मेरी कंपनी बड़ी हो, मेरे प्रोडक्ट लाइन बड़ी हो, मेरा ब्रांड इस स्टेज से उठकर नेक्स्ट स्टेज के ऊपर जाए। इसके लिए आप पैसे पैसे रेज करने जाते हो।
अब आपके पास एक इन्वेस्टर है जो आपको ये कहता है कि मैं आपको 2 करोड़ रुपया दे देता हूँ, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि मंथली प्रॉफिट्स कितने दोगे, जो पाकिस्तान में इन्वेस्टर की साइकी है। तो आप उसको कह देते हो कि यार मैं मंथली आपको ना 2 लाख रुपया प्रॉफिट दूंगा। ठीक है, वो उसने इस चीज को अंडरस्टैंड ही नहीं किया कि पैसे आप प्रॉफिट्स के लिए इंक्रीज नहीं कर रहे, कि आपका 2 करोड़ रुपया लेकर आपकी सेल्स ऑटोमेटिकली आपको पहले महीने से 20 लाख रुपया प्रॉफिट आना नहीं स्टार्ट हो जाएगा। ये 2 करोड़ रुपया लगना स्टार्ट होगा, इस पे प्रोडक्ट लाइन बढ़ेगी, टेस्टिंग होगी, इन्फ्लुएंसर्स को और ऑन बोर्ड करना पड़ेगा, गैलरी पे, टेलीमार्ट पे, दुकान पे पैसे लगेंगे। उन पैसों के बाद स्लोली 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 ये कंपनी बड़ी होगी। पहले महीने से ही 2 करोड़ रुपया डालने से कंपनी बड़ी नहीं हो जाएगी कि वो 20 लाख रुपया प्रॉफिट करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो आप कहते हो कि ठीक है जी मैं 2 लाख रुपए दूंगा, तो आपने भी खुद को फंसा लिया। उसके 2 करोड़ रुपया लेकर के आपको अब मंथली 20 लाख रुपया प्रॉफिट निकालना ही निकालना है कंपनी से। ठीक है, अब समझ आइए ये बात कि 2 करोड़ अगर वो दूसरी चीज कि आप उसको मंथली 2 लाख रुपया देते हो, तो आपका इन्वेस्टर 3 सालों में 2 लाख रुपए के हिसाब से वो 76 लाख रुपए प्रॉफिट कमाता है। उसको टोटल 76 लाख रुपया बचेगा 3 सालों में। ठीक है, 3 सालों में आपने उसको 76 लाख रुपया प्रॉफिट कमा कर दिया, तो 2 करोड़ रुपया उसने इन्वेस्ट किए थे, 76 लाख रुपया उसको प्रॉफिट हो गया। आज की स्टेज के ऊपर वो 2 करोड़ 76 लाख, 3 सालों के बाद वो 2 करोड़ 76 लाख रुपए के ऊपर खड़ा है। ठीक, तो ये इन्वेस्टर नहीं होता जो मंथली प्रॉफिट में इंटरेस्टेड होता है। अब इन्वेस्टर कौन कौन होता है या उसकी साइकी क्या होनी चाहिए, मैं आपको वो समझाता हूँ। लाइशा का जो इन्वेस्टर है या जो सही इन्वेस्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि भाई आज कंपनी अगर ये 20 करोड़ की खड़ी है, जिस तरह शार्क टैंक में वो क्यों इन्वेस्ट करते हैं, वो क्यों अपना पैसा देते हैं, या कोई भी इन्वेस्टर अपना पैसा क्यों देता है, वो ये देखता है कि भाई 20 करोड़ पे आज कंपनी खड़ी है, ये 2 करोड़ रुपया मांग रही है। ठीक है, 20 करोड़ के बाद मेरे 2 करोड़ रुपया लेने के बाद ये 3 सालों में क्या 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 क्या, जो मैंने आपको कहा है ना 3 ईयर फाइनेंशियल प्लान, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड पे बताया था कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये 3 ईयर फाइनेंशियल प्लान। ये 3 ईयर फाइनेंशियल प्लान होता है कि जो आप उससे पैसे रेज कर रहे हो उसको आपने 2 सालों में, 3 सालों में या 1.5 सालों में, जितने सालों में आपने यूज करना है उसको आप कहाँ यूज कर रहे हो, कैसे यूज कर रहे हो, और उसकी बेसिस के ऊपर आपकी कंपनी की वैल्यूएशन कितनी हो जाएगी। जैसे लाइशा एक प्रोडक्ट स्टोर था, 3 सालों में हमने स्टोर मतलब पहले साल में हमने 8 प्रोडक्ट्स ऐड कर दिए, और उसके अगले साल हमारा अलहदा प्लान है, उससे अगले साल हमारा अलहदा प्लान है। तो जितना भी प्लान है वो 3 सालों में आपने उसको इन्वेस्टर को दिखाना होता है कि तुमसे पैसे रेज करने के बाद मैं ये काम करूंगा। जो काम आप उसको बता रहे होते हो वो उसकी बेसिस के ऊपर एक असेसमेंट लगाता है कि यार कंपनी आज 20 करोड़ की है, मैं 2 करोड़ रुपया दूंगा, 3 सालों में ये कंपनी 60 करोड़ रुपए की हो जाएगी। तो 60 करोड़ रुपए का मतलब ये है कि ये अगर 3 सालों में मुझे 1 रुपए का प्रॉफिट नहीं देते, लेकिन 3 सालों के बाद इस कंपनी के 10% शेयर जो मैं आज 2 करोड़ में खरीद रहा हूँ वो 6 करोड़ रुपए के हो जाएंगे, क्योंकि इसकी वैल्यूएशन 3 सालों के बाद 60 करोड़ रुपए की होगी है। 60 करोड़ की वैल्यूएशन का ये मतलब है कि उसके पास जो 10% कंपनी के शेयर हैं वो आज 6 करोड़ रुपए के हैं। मेरे जो 90% शेयर थे जो आज 20 करोड़ रुपए के हैं वो 54 करोड़ रुपए के हो जाएंगे उस इन्वेस्टर के पैसे के थ्रू। ठीक है, तो वो नेक्स्ट स्टेज देख रहा होता है कि 3 सालों का जो उसने मुझे फाइनेंशियल प्लान दिया हुआ है, तो वो 3 सालों में ये कंपनी मेरे पैसे की बेसिस के ऊपर किस स्टेज के ऊपर खड़ी होगी, इसकी वैल्यूएशन कितनी लग चुकी होगी, ये कंपनी कितनी वर्थ रख रही होगी। जो सही इन्वेस्टर होता है वो ये देख रहा होता है, वो ये देख रहा होता है कि मेरा पैसा जो आज मैं 10% कंपनी का ले रहा हूँ, 30% कंपनी का ले रहा हूँ, 15% ले रहा हूँ, करोड़ रुपया दे रहा हूं, तो ये करोड़ रुपया 3 सालों के बाद कंपनी की वैल्यूएशन की मद में कितने कितना होगा उसको। अब एक तरफ एक इन्वेस्टर था जिसने 3 सालों में 76 लाख रुपया कमाया। ठीक है, दूसरी तरफ ये मेंटेलिटी वाला बंदा है जो ये कह रहा है कि भाई 2 करोड़ रुपया लगाकर 20 करोड़ से कंपनी जब 60 करोड़ पे खड़ी होगी, तो 3 सालों में मेरा पैसा 2 करोड़ के बजाय डबल होता तो 4 करोड़ होता, मेरा पैसा तो ट्रिपल हो रहा है। वो 10% में किसी को भी बेचकर 6 करोड़ रुपया अपना ले सकता हूँ, 6 करोड़ रुपया अपना, मतलब अगर वो सोचता है कि भाई 3 सालों के बाद मैंने ये कंपनी अपने शेयर्स बेच देने। ठीक है, तो 3 सालों के बाद वो जब 2 करोड़ रुपया देकर अपने शेयर मार्केट में बेच देता है 10%, तो 6 करोड़ रुपया उसको मार्केट से वापस आ जाता है। जिस तरह फेसबुक है, तो फेसबुक में स्टार्टिंग में जिस इन्वेस्टर ने पैसे इन्वेस्ट किए, उसके आज अगर शेयर उसके पास 3% शेयर भी रह चुका है ना, तो उसने अगर उस वक्त 2 करोड़ रुपया डाला था, तो आज वो 2 मिलियन डॉलर से भी ऊपर उसकी वैल्यूएशन होगी। ये तो मैं छोटी अमाउंट बता रहा हूँ।
क्योंकि उसने उस स्टेज पे डाला था जब वो कंपनी छोटी थी। आज वो जो स्टेज पे पहुंच चुकी है, उसके शेयर कम भी हो जाते हैं, बताता हूँ कम क्यों होते हैं, लेकिन उसके बावजूद उसका पैसा आज उसको 100x लग चुका होगा, 100 गुना ज्यादा आज वो पैसे। अगर वो इसमें इंटरेस्टेड होता कि फेसबुक उसको मंथली कितना प्रॉफिट देगा, अगर वो इसके ऊपर डिपेंडेंट होता तो वो फेसबुक वाला आज उसको प्रॉफिट ही दे रहा होता। फिर फेसबुक ये काम छोड़ देता जो ये कर रहे हैं, जिस यूजर लेकर आने पे वो इसी चीज के ऊपर होता है कि हमने तो इन्वेस्टर को मंथली प्रॉफिट देना है। व्हाट्सएप अगर मंथली प्रॉफिट पे काम कर रहा होता और इन्वेस्टर उसका ये इसमें इंटरेस्टेड होता कि मंथली प्रॉफिट व्हाट्सएप से कितना मिलेगा, तो व्हाट्सएप आज होता ही ना। दराज भी आपको पता है नुकसान में है। और अगर उसका ब्रांड, उसका जो इन्वेस्टर है वो इस पे इंटरेस्टेड होता है कि मैं दराज पे पैसा लगा रहा हूँ, मुझे दराज मंथली कितना प्रॉफिट देगा, तो आज दराज का ऑनर उसको प्रॉफिट ही दे रहा होता। फिर वो दराज स्टेज के ऊपर ना होता, 30,000 यूजर होते और वो प्रॉफिट पे लगा हुआ होता। तो जो पैसा होता है वो बेसिकली होता है ब्रांड को नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाने के लिए। बेशक वो नुकसान में जा रहा हो, बेशक वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे जा रहा हो, बेशक। अब जो मेरा वाला इन्वेस्टर है वो क्या कहता है, जब पहले महीने अक्टूबर में मैंने उसको प्रॉफिट लॉस की शीट बनाई और हमने जितना भी प्रॉफिट किया, 20-22 लाख रुपया प्रॉफिट किया, और उसमें उसका 2 लाख रुपया बनता था पहले महीने का प्रॉफिट, तो उसने मुझे ये कहा कि यार आप, मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, मुझे आपको ये 20 लाख प्रॉफिट आ रहा है, आप अपनी सैलरी रखो, आप आयशा की सैलरी रखो, आप एक बड़ी सैलरी अमाउंट इसमें से ले लो, जितना प्रॉफिट आता है उसके बाद आप उसको री इन्वेस्ट करो। अगर आप प्रॉफिट देना स्टार्ट कर दोगे तो आप जिस स्टेज के ऊपर हो आप उसी स्टेज के ऊपर रहोगे। ठीक है, ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मेरी अपनी मेंटेलिटी थी, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि अच्छा इन्वेस्टर को ये सजेस्ट करना चाहिए कि आप ये मुझे प्रॉफिट क्यों दे रहे हो। आप प्रॉफिट दे रहे हो, इसका ये मतलब है कि आप प्रॉफिट, मुझे अगर 10% प्रॉफिट दोगे ना, तो 90% प्रॉफिट आप खुद भी निकाल के खा रहे हो। तो जो अगर आप प्रॉफिट निकालते जाओगे, तो ये कंपनी नेक्स्ट स्टेज के ऊपर कैसे जाएगी? कंपनी तो बड़ी तब होगी जब आप उसका प्रॉफिट यूज करते जाओगे, उसको री इन्वेस्ट करते जाओगे, ताकि कंपनी बड़ी होती जाए, इसके प्रोडक्ट्स लाइन इंक्रीज करते जाओगे, मार्केटिंग पे ज्यादा पैसा खर्च करोगे, यूजर को ज्यादा लेकर आओगे, सेल्स को इंक्रीज करोगे, प्रॉफिट को रीयूज करोगे, तो ये फायदा होगा। जब ये फायदा होगा तो आपकी कंपनी नेक्स्ट स्टेज पे जाती जाएगी। जो वो वैल्यूएशन लगाकर बैठा है कि आज 20 करोड़ है, 3 सालों में वो 60 करोड़ की होनी चाहिए, तो 60 करोड़ तक वो तब पहुंचेगी। तो कहने का मकसद ये है कि, और इस तरह की जब आप फंडिंग रेस कर लेते हो तो उसमें कोशिश ये किया करो कि अगर आपकी कंपनी, मेजरली तो कंपनीज प्रॉफिट नहीं करती, लेकिन अगर आपकी कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो आप खुद एक सैलरी रेस करो। जिस तरह फेसबुक में मार्क की एक सैलरी है जो उसको पर मंथ मिलती है, और अगर वो प्रॉफिट्स करते हैं और प्रॉफिट्स को अगर री इन्वेस्ट नहीं करते, 100%, कुछ परसेंटेज होती है, कुछ कंपनीज होती हैं जो एक परसेंटेज रख देती है जी, 40% हम प्रॉफिट, अगर 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आया है तो उसमें से 40% हम प्रॉफिट को तकसीम कर देंगे, 60% प्रॉफिट को हम री इन्वेस्ट कर देंगे। कुछ कंपनीज होती हैं जो कहती हैं हम 100% प्रॉफिट री इन्वेस्ट करेंगे, और जो फाउंडर्स हैं, वो जो काम कर रहे हैं, वो अपने काम के पैसे एज अ सैलरी विड्रॉ कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये वो होती है जिस तरह। तो कहने का मकसद ये है कि उस इन्वेस्टर को ये बात समझाना जरूरी है कि जिस भी इन्वेस्टर को आप, क्या आपको मंथली प्रॉफिट में अगर इंटरेस्टेड होगे तो आपको 3 सालों में टोटल 15 लाख रुपया मिलना है। लेकिन अगर मैं प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करता जाऊं, मैं आपका पैसा लगाऊं और उसके ऊपर एक सैलरी विड्रॉ करूं, और उसके बाद जो उतना प्रॉफिट आ रहा है उसका 80% या 60% या 50% हम री इन्वेस्ट करते जाएं, ताकि हम 2-3 सालों में, आज अगर 2 करोड़ पे खड़े हैं तो हम 10 करोड़ पे खड़े हों, कंपनी की वैल्यूएशन 10 करोड़ लग जाए, आपके पास जो 10% है वो ऑटोमेटिकली कंपनी के उसका लेट्स सपोज 2 करोड़ पे, आप 20 लाख दे रहे हो, वो ऑटोमेटिकली 2 करोड़ पे हो जाएगा विद इन 3 ईयर्स। तो उस इन्वेस्टर के साथ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जिसको ये चीजों का नॉलेज हो, वो क्यों इन्वेस्ट कर रहा है, ग्रोथ कैसे होनी है उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर, आपने बड़ा कैसे बनना है, और बड़ा होने के उसको क्या फायदा होगा कंपनी की शेयर्स खरीद कर। ये चीजें इन्वेस्टर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इन्वेस्टमेंट वाली चीज समझ आई आज? प्रॉफिट शेयर पर बात कर सकते हैं, फिक्स अमाउंट पर बात नहीं करना चाहिए। प्रॉफिट, मुझे समझ नहीं आया आपका क्वेश्चन हसन, समझ नहीं आया, अगर आप ये माइक ऑन करके पूछ लो। प्रॉफिट शेयर पर तो बात कर सकते हैं, फिक्स अमाउंट पर बात नहीं करना चाहिए, फिक्स अमाउंट का समझ नहीं आई। हाँ, प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट शेयरिंग का भी, लेट सपोज आपको वो कहता है कि 10% प्रॉफिट, हाँ, मेजरली होना तो यही चाहिए, लेकिन उसमें भी नुकसान मैंने आपको बता दी है। अगर आप वो प्रॉफिट शेयरिंग में भी इंटरेस्टेड है ना, कि मुझे हर महीने कितना प्रॉफिट आएगा, और 10%, अगर मैं कंपनी का 30% ले लेता हूँ, 70% आपके पास है, तो ये 30% प्रॉफिट मुझे आना ही है।
तो आप फिर भी स्केल नहीं कर सकोगे, क्योंकि आप री इन्वेस्टमेंट तो कर ही नहीं रहे हो ना प्रॉफिट की। आपको तो 30% उसको देना ही देना है, 30% उसको देना है, तो 70% आप अपना भी निकालोगे फिर। तो अगर कंपनी ने 10 लाख रुपया प्रॉफिट किया, 3 लाख उसको दे दिया, 7 लाख रुपया आपने ले लिया, तो आप ये तो नहीं करोगे आप अपना 7 लाख रुपया री इन्वेस्ट कर दोगे और उसको 3 लाख रुपया भेज दोगे। इसी वजह से मैं उसको उसका रीजन ये बता रहा था कि अगर लेट सपोज कोई प्रॉफिट निकालना भी है तो आप उसकी एक अमाउंट रख लेते हो जी। अगर लेट सपोज 10 लाख रुपया प्रॉफिट आना है, उसमें से हम 60% जो 6 लाख रुपए है वो री इन्वेस्ट करेंगे। 4 लाख रुपए हम प्रॉफिट निकालेंगे। उस 4 लाख में से आपका 30% के हिसाब से जो 4 लाख के पीछे 30% अमाउंट बनेगी वो आपको चली जाएगी, 70% जो अमाउंट बनेगी वो मुझे चली जाएगी। लेकिन हमने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करना है, ये आप स्टार्टिंग में उसको बता दो। अगर वो फिर भी प्रॉफिट कुछ ना कुछ पैसे निकालने में इंटरेस्टेड है और आप भी इंटरेस्टेड हो कि कुछ ना कुछ पैसा निकलना चाहिए, फिर भी वो एक शेयरिंग होनी चाहिए। लेकिन अगर आप प्रॉफिट इसलिए निकाल रहे हो कि यार प्रॉफिट ना हमने डिवाइड करके खाना ही खाना है, खाना ही खाना है, तो ब्रांड आपका बड़ा नहीं हो सकेगा। उसको वो स्केलेबिलिटी नहीं मिल सकेगी अगर आप लोग बैठकर प्रॉफिट उसके ऊपर डिपेंडेंट हो और बैठकर प्रॉफिट खाने में इंटरेस्टेड हो। हमेशा कोशिश करो कि अगर ई कॉमर्स कर रहे हो तो उसकी एक परसेंटेज 50% 60% री इन्वेस्टमेंट पे जरूर लगाओ। ये माइंडसेट रखो कि मैंने इसको बड़ा करना है और बड़ा करना है और बड़ा करना है और बड़ा करना है। कोई भी ब्रांड, कोई भी स्टार्टअप, कोई भी बंदा, कोई अमेजोन है, कोई भी ब्रांड है, कोई छोटा सा लाइशा है, शुगर कॉस्मेटिक है, बोट है, अगर ये सारे लोग मंथली प्रॉफिट खाने में इंटरेस्टेड होते ना तो आज ये स्टेज के ऊपर ना होते। एक माइंडसेट क्या होता है एक इन्वेस्टर का ना, एक एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट क्या होना चाहिए? उसका होना चाहिए और बड़ा करना है, और बड़ा करना है, इसको और बड़ा करना है, और बड़ा करना है। तो अगर आपका ये माइंडसेट होता है ना, ग्रोथ माइंडसेट जिसको कहते हैं। क्यों अल्लाह ताला एक दुकानदार है, ठीक है, एक दुकानदार उसने पहली दुकान खोली, अगर उसका ये माइंडसेट है ना कि वो प्रॉफिट मंथली खाई जा रहा है, 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 तो तो उसकी एक ही दुकान रहनी है, वही दुकान है, उसी स्टेज के ऊपर रहनी है। उसका जितना गाहक है, लेट्स सपोज पहले साल में 5 लाख की सेल थी, अगले साल में 6 लाख की हो जाएगी या 7 लाख की हो जाएगी, लेकिन स्टेज उसकी वही रहेगी। एक और साथ पे दुकानदार है जिसका माइंड सेट ये है कि यार ये मैंने दुकान खोली है, ठीक है, मैंने पहले पूरा सीख लेना है, कंप्लीट बिजनेस कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है, माल कैसे उठाना है, कहाँ से बहुत सस्ता मिल रहा है, बिकता कैसे है, कितने एम्प्लॉयज के साथ। पहले साल में मैं 2 एम्प्लॉयज रखता हूँ, मेरी अगली साल में नजर है ये 7 वाली दुकान लेकर इसको और एक्सपेंड करना है, और प्रोडक्ट डालने हैं। फिर दूसरे साल के अंदर ये जो पूरा प्लाजे का पूरा फ्लोर है ये मैंने खरीदना है। तीसरे साल के अंदर मैंने इसी तरह के मॉडल को 3 एक शहरों में लॉन्च कर लेना है। और इस काम को करने के लिए उसको पता है इस पे पैसे लगने, वो इन्वेस्टमेंट भी रेस करता है, साथ प्रॉफिट भी जो आ रहा है ना उसको भी यूज किया जा रहा है। मतलब उसमें से 30 तो अपनी जरूरत के पैसे जो उसका मंथली घर का खर्चा है थोड़ा बहुत वो निकालता है, बकाया सारे पैसे री इन्वेस्ट करता जा रहे हैं। नहीं यार, 7 वाली दुकान लेनी, 7 वाली दुकान लेनी है, ये पूरा फ्लोर लेना है, 10 बंदों की टीम बनानी है, 25 बंदों की टीम बनानी है, 3 स्टोर और ओपन करने हैं, 3 सिटीज में और जाना है। अगर उसका ये री इन्वेस्ट तो वो कहाँ से होगा? ऐसे तो नहीं होगा बस उसने सोच लिया कि यार 3 स्टोर और बनाने हैं, प्रॉफिट जितना आ रहा है वो खाई जा रहा है, खुद भी खा रहा है, इन्वेस्टर को भी दिए जा रहा है। तो वो कभी भी उस दुकान से बड़ा नहीं निकल सकता। जब उस री शेयरिंग करेगा, उसको और बड़ा करता जाएगा, अपनी टीम को थोड़ा सा प्रॉफिट आता है, वो देखता है यार जगह बन रही है, एक और एम्प्लॉय आ सकता है, इतने प्रोडक्ट्स और ऐड हो सकते हैं, मैं इतने प्रोडक्ट्स और ऐड कर देता हूँ। आपने ज्यादातर इन्वेस्टर्स को, ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स को देखा होगा, वो गाड़ी एक स्टेज के ऊपर होते हैं, वो गाड़ी जो होते हैं वो कहते हैं यार करोड़ रुपए का प्लॉट लेना है, इसके अच्छा नहीं है कि मैं इसको अपने स्टार्टअप में इन्वेस्ट करके इससे को इतने प्रोडक्ट्स ऐड कर दूंगा तो मेरी ये स्टेज ऊपर चली जाएगी। ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी रखने का लेने का फायदा नहीं है, मेरा इस गाड़ी से गुजारा हो रहा है, इसके पैसे में उठाकर इसी बिजनेस में ये काम कर लेता हूँ तो मेरी स्टेज और बेहतर हो जाएगी, मैं एक और स्टेज में एंटर हो जाऊंगा। और इन्वेस्टर का भी लगाता है, अपना भी लगाता है, उसको बड़ा करता जाता है। तो आपका ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए, आपके दिमाग में हर 3 महीने का प्लान पहले से बना होना चाहिए। कितना प्रॉफिट आ रहा है, इसके ऊपर मैंने क्या करना है, कितना खाना है, कितना लगाना है, कितना खाना है, कितना लगाना है, और बड़ा कैसे कर, और बड़ा, और बड़ा, और तो अल्लाह ताला आपको और बड़ा देता जाता है। अगर आपका माइंडसेट ये होता है मंथली किचन मनी निकल जाए और बस मेरा प्रॉफिट में से किचन मनी मैंने मतलब प्रॉफिट खा लेना है, मेरी किचन मनी आ जाए, फिर मैंने इन पैसों की गाड़ी लेनी है, फिर मैंने अपने इन पैसों पे घर लेना है, इन पैसों पे ये करना है, तो आपकी वो चीजें ही हो रही होती हैं और आप कर उसी स्टेज के ऊपर लूप में ही फंसे रहते हो। तो तो माइंडसेट सबसे पहले आपने चेंज करना है। फाउंडर का माइंडसेट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो मैंने सबसे पहले बात की कि एज अ फाउंडर स्टार्टअप में जो इन्वेस्टर होगा वो सबसे पहले आपकी मेंटेलिटी, आपका विजन, आपकी ये चीजें देखेगा कि आपकी कितना ग्रोथ माइंडसेट, आप कितना बड़ा सोच रहे हो, और उस बड़ा सोच कर आपने उसका एग्जीक्यूशन प्लान क्या बनाया हुआ है।
अगर आप 20 करोड़ की कंपनी हो तो इसको 100 करोड़ करने के लिए आपका इतना माइंडसेट है कि आप इसको 100 करोड़ कर सकते हो। उस 100 करोड़ पे करने के लिए आपने क्या प्लान्स बनाए हुए हैं 3 सालों के लिए, 5 सालों के लिए, अगले स्टेज पे पहुंचने के लिए आपने क्या क्या प्लान्स किए हुए हैं। अगर आप यही उसको पिच करोगे कि यार आज हम 20 करोड़ के हैं, तुम 2 करोड़ रुपया दे दो, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट महीने 2 प्रोडक्ट्स और डालेंगे, इसमें से दो आज हम लेट्स वो 30 लाख का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, 2 प्रोडक्ट्स और आ जाएंगे, 50 लाख के प्रॉफिट बिकेंगे, 5 लाख रुपया तुम्हें प्रॉफिट आ जाएगा, 45 लाख रुपया मुझे प्रॉफिट आ जाएगा, या जो भी प्रॉफिट आएगा, 2 लाख तुम्हें आ जाएगा, 8 लाख मुझे आ जाएगा, तो हम तुम्हारे पैसे, साल के अंदर तुम्हारे पैसे भी पूरे हो जाएंगे, प्रॉफिट भी आ जाएगा, हम दोनों मजे बैठ कर खाएंगे। तो वो कभी भी सही वाला इन्वेस्टर जो होगा वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। वो जो इन्वेस्टमेंट करेगा वो करेगा जिसको फिर वो मंथली वो प्रॉफिट चाहिए। फिर वो आपका अगले महीने कोई, पाकिस्तान का आपको पता ही है क्या इश्यूज है, दराज है, आज भी नुकसान में, लेकिन उसका यूजर बढ़ता जा रहा है, तो वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी यूजर में दिखाते हैं कि पिछले साल हमारे पास 10 लाख यूजर था, इस साल हमारे पास 16 लाख यूजर है। उस यूजर की बेस के ऊपर पिछले साल अगर हमारी वैल्यूएशन $2.8 मिलियन थी, आज हम $3.5 मिलियन पे खड़े हुए हैं। इतना नुकसान किया, लेकिन उस नुकसान को करके हमें ये यहाँ पे यूजर पे ये फायदा हुआ है, इतना डिस्काउंट देकर हमें ये फायदा हुआ, हमने इतना यूजर ग्रैब कर लिया है। पीएसएल का मैच के ऊपर हमारा 10 करोड़ रुपया लगना है, उस 10 करोड़ की बेसिस के ऊपर हमारा इतना यूजर एंटर हो जाएगा द्रास के ऊपर, इतनी हमारी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू द्रास के ऊपर इतना यूजर मंथली आ रहा होगा। वो इन चीजों के ऊपर इन्वेस्टमेंट उठाते हैं, इन चीजों के ऊपर वो इन्वेस्टर उनको इन्वेस्ट करता है, और उनसे फिर ये नहीं मांगता कि मंथली, वो तो कहता है बंद करो, नुकसान पे चलाओ, लेकिन यूजर बड़ा करो, बड़ा करो, बड़ा करो, और बड़ा करो, और बड़ा करो, अगली कंट्री में जाओ और बड़ा करो। तो ये माइंडसेट जब तक आपके पास नहीं होगा, तब तक आपका इन्वेस्टर या आपका स्टार्टअप या आपका ई कॉमर्स स्टोर बड़ा नहीं होगा। जब तक वो बड़ा नहीं होगा तो आप किचन मनी के लूप में ही फंसे रहोगे। तो आज के लिए मैं बहुत बोल चुका हूँ, ठीक है, तकरीबन 1.25 घंटा हो गया, पौन नहीं, 1 घंटा 45 मिनट तक, तकरीबन 40 35 40 मिनट हो गए बोल ही जा रहा हूँ। तो आज के लिए सिर्फ इन्वेस्टर समझाना जरूरी था, माइंडसेट समझाना जरूरी था, पैसे रेस करना क्यों इंपॉर्टेंट है जरूरी था, ताकि जब मैं बिजनेस प्लान पे जाऊं तो आप दोनों चीजों को, माइंडसेट को भी सामने रखो कि यार मेरे जो प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं, मेरा माइंडसेट क्या होना चाहिए, वो बड़ा कैसे होगा, वो दराज पे कैसे जाएगा, वो इन्वेस्टर को कैसे समझ आएगा, वो यूजर को कैसे समझ आएगा, वो बड़ा कैसे बनेगा, वो रिटेल पे जाएगा या नहीं जाएगा, रिटेल पे नहीं जाना तो मैंने ये प्रोडक्ट ही नहीं लॉन्च करना, अगर ये ऑनलाइन ही बिकना है और पहले साल तक बिकेगा, दूसरे साल तक मेरे स्टोर ही बंद हो जाएगा ना, मेरा इन्वेस्टर उसमें मेरा टाइम भी ज़ाया होगा, मेरा इन्वेस्टर भी, इन्वेस्टमेंट भी नहीं रेज होगी, मैं उसको बड़ा भी नहीं कर सकूंगा, तो 1 साल उस पर ज़ाया करने का फायदा क्या है। अगर आपका ये माइंडसेट होगा तो बिजनेस प्लान इस तरह बनाओगे, इन चीजों को सामने रख के, तो आपका बिजनेस प्लान भी तगड़ा बनेगा, आपका माइंडसेट भी तगड़ा बनेगा, आपका स्टोर का आइडिया भी तगड़ा बनेगा, इन्वेस्टमेंट भी रेज हो जाएगी, बड़ा भी कर लोगे और एक बड़ी गेम में एंटर भी हो जाओगे, क्योंकि आपका माइंडसेट इस तरह का बन चुका है। तो ये चीजें स्टार्ट में थोड़ा सा बताना समझाना जरूरी थी, क्योंकि अब हम इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरफ जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन की तरफ जा रहे हैं, जो ये बिजनेस प्लान है। जो बंदा बिजनेस प्लान बनाना सिखा गया वो समझ लो कामयाब हो गया, जिसका ये माइंडसेट आ गया बिजनेस प्लान बनाना, उसको एग्जीक्यूट करना, उसको बड़ा करना, जिसके पास ये माइंडसेट आ गया, उसके लिए दुनिया में कोई स्टार्टअप, कोई बिजनेस, कोई ई कॉमर्स स्टोर लॉन्च करना, उसको बड़ा करना, उसकी में इन्वेस्टमेंट रेज करना कोई इशू नहीं होगा। आज आप लोग मेरी क्लास में बैठे हो, मेरी रजिस्ट्रेशन की है, मुझे सुन रहे हो, इतना टाइम निकालते हो, सुनते हो, तो किसी वजह से, किसी माइंडसेट की वजह से, किसी बिजनेस स्किल्स की वजह से ये चीजें आप लोग सुनने आते हो या उस पर वर्किंग करने आते हो। अगर मैं भी नॉर्मली होता कि मंथली किचन मनी निकालनी है और बस पैसे खाते जाना है और गाड़ी अच्छी रख लूँ और घर अच्छा रख लूँ, और ये चीजें अगर फैसिनेट कर रही होती तो आप तो इस तरह के किसी भी बंदे के पास नहीं गए ना। मुझसे ज्यादा अमीर लोग, मुझसे ज्यादा बड़ी कंपनीज वाले, मुझसे ज्यादा अच्छे ट्रेनिंग वाले लोग बैठे हैं, जो इससे अरबों रुपए, करोड़ों रुपए बनाते हैं, और सारे लोग उनके मुरीद हैं। तो आप उनकी भी सुन सकते थे या उनकी ट्रेनिंग ले सकते थे, लेकिन ऑब्वियसली आप लोगों का माइंडसेट या विजन ऐसा है कि हमने बड़ा करना है, हमने बड़ा सोचना है, तो आज आप मेरी ट्रेनिंग में बैठे हुए हो और आप सुन रहे हो और आप चीज़ों पे इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो। तो यही माइंडसेट की या ग्रोथ स्टेज की जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो यही होती है कि आप उस तरह के लोगों में बैठते हो, आप उस तरह के लोगों को सुनते हो, आप उस तरह के लोगों से बात करना चाहते हो, आप उनके अराउंड बैठना चाहते हो। तो ये एक इम्पोर्टेंट
फैक्टर होता है जो आपका माइंडसेट बता रहा होता है। आज आप लोगों का माइंडसेट ये है तो आप सुन रहे हो, जिसका माइंडसेट पैसा बनाना ही है, मंथली किचन मनी बनाना ही है, वो तो मेरी ट्रेनिंग में नहीं होते, जो होते भी हैं पहले वीक में ही चले जाते हैं। तो ये चीज, और मेरा भी मेन मकसद आपको ये देना है, जिसके माइंडसेट बन जाता है ग्रोथ स्टेज का, उसको ग्रोथ वाला माइंडसेट बन जाता है, तो अल्लाह उसको कभी पीछे नहीं छोड़ता, दुनिया उसको कभी पीछे नहीं छोड़ती। इलान इलॉन मास्क अगर कितने साल पहले बैठकर ये कह सकता था कि ये इस पे बात कर रहा था ना कि इलेक्ट्रिक कार्स बनाऊंगा, ना उसके बाप की टोयोटा है, ना कभी फोर्ड है, ना कभी उसने कोई गाड़ी बनाई है, ना उसको कभी गाड़ी बनाना आती है, ये चीजें भी उसको नहीं पता। और बड़ी बड़ी कंपनीज फोर्ड और ये फोर्ड और ये टोयोटा और सुजुकी और जो कितने सालों से इसी बिजनेस में है, उन्होंने भी स्टेटमेंट नहीं पास की थी कि हम इलेक्ट्रिक कार्स बनाएंगे। इस पे भी स्टार्टिंग में लोग हंसे थे। लेकिन माइंडसेट क्या है? ग्रोथ माइंडसेट है, पता ही काम कैसे करना है, कैसे होगा, अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली आपको उसके बिजनेस, उसका आइडिया, उसकी एग्जीक्यूशन, उस तरह की टीम, उस तरह के लोग, उस तरह के मेंटोर्स, उस तरह की चीजें आपके सामने लाकर खड़ी करता जाता है और आपको बड़ा करता जाता है, आपके आइडिया को बड़ा करता जाता है, करते जाते हैं अल्लाह ताला। क्योंकि आपका माइंडसेट वो है। आप, अल्लाह ताला कुरान मजीद में भी कहते हैं आप गुमान करो मैं आपको दूंगा। लेकिन सोचो तो सही, आप आज गुमान करते हो किसी चीज का, स्लोली 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 उस तरह के लोग, उस तरह की सोसाइटी, उस तरह का बिजनेस, उस तरह का माइंडसेट, उस तरह की चीजें आप देखते हो, आप पढ़ते हो, आप सुनते हो, और आपका का माइंड उस चीज पे बड़ा करता जाता है उस चीज को। तो वरना हर बंदा, जनरेशन का ऑनर भी आपकी तरह और मेरी तरह ही इंसान है, लेकिन उसने गुमान किया है, सोचा है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया, आज जनरेशन है। अमेजोन वाला भी एक गैराज से स्टार्ट हुआ, सोचा समझा, काम स्टार्ट किया, और उसको नजर आ रहा था कि ये कब बड़ा होगा, कैसे बड़ा होगा, प्लान क्या है, 3 महीने का प्लान क्या है, 3 साल का क्या है, 3 सालों के बाद किस स्टेज पे जाना है, कैसे जाना है, बूटस्ट्रैप करके कैसे जाना है, इन्वेस्टमेंट के थ्रू कैसे जाना है, करना ही करना है। अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली रास्ते खोलते जाते हैं। कोई भी बिजनेसमैन पैदाइशी अमीर नहीं होता, पैदाइशी इतना बड़ा ब्रांड नहीं खड़ा कर रहा होता, स्लोली ही होता है। बहुत कम ऐसा होता है कि आपकी फैमिली और आपकी पास बहुत ज्यादा पैसा हो, जिस तरह अबू के पैसे हों, तो आप, तो जरूरी ये भी नहीं, मैंने बहुत से लोग ऐसे भी देखे हैं कि जिनके पास अब्बू के अरबों खरबों रुपए थे भी, फिर भी उनको बिजनेस करना नहीं आया। पैसों से बिजनेस नहीं होता, माइंड से बिजनेस होता है। वो चलते चलाए बिजनेस में भी उनको एंटर करा दो तो उसको भी डुबो देते। बहुत से एग्जांपल्स आप लोगों के सामने होंगे, बहुत से लोग आप लेफ्ट राइट पे देखना कि जिनके अब्बू का बिजनेस बड़ा फिट चल रहा था, लेकिन उनसे वो बिजनेस नहीं चल रहा, क्योंकि माइंडसेट वो नहीं है, वो माइंडसेट नहीं है, वो स्किल सेट नहीं है, वो हंगर नहीं है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है, माइंडसेट इंपॉर्टेंट होता है, ग्रोथ स्टेज इंपॉर्टेंट होती है। आप स्लोली स्लोली वो चीजें सीखो, उसको इम्प्लीमेंट करो, उसको बड़ा बड़ा और बड़ा कैसे होगा, और बड़ा कैसे होगा, उसके बारे में सोचना स्टार्ट करो, अल्लाह खुद बड़ा करता जाता है। आज पांच यही ई कॉमर्स स्टोर है पाकिस्तान में। लोग कहते हैं कि ई कॉमर्स में पैसा नहीं है, पाकिस्तान में ई कॉमर्स स्टोर, ई कॉमर्स नहीं चलती पाकिस्तान में, ये मसला है, इसमें तो पैसा निकालना मुश्किल है, किचन मनी नहीं निकलती। अल्लाह ताला आज इस स्टेज के, मतलब आज पाकिस्तान के क्या हालात है, उसमें भी पैसा हमारा मेरा पैसा निकल रहा है। अगर जहाँ पे मैं लाइसेंस से पैसा नहीं बनता, तो कोई ना कोई कंपनी ऑन बोर्ड कर देती है कंसल्टेंसीज के लिए, वो कंसल्टेंसी की अच्छी भली अमाउंट पे कर देते हैं। पैसा, स्किल सेट आ जाए, माइंड सेट हो, ग्रोथ स्टेज हो, आपको ये चीजें आ रही हो, पैसा कहाँ कहाँ से आपके पास आना है आपको पता भी नहीं चलना। तो पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, माइंड सेट इंपॉर्टेंट है। पैसा कहाँ से आएगा वो आपको अल्लाह पे छोड़ दें, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। आप लेफ्ट, वो कहते हैं ना, खब्बी मारोगे सज्जी हो जाएगी, ठीक है। तो कोई गलत भी बॉल प्ले करोगे, उस पे भी आपकी वो विकेट मिल जाएगी। तो वो जहाँ से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस पे वर्किंग करो और स्लोली स्लोली काम करो, और सीखो और सीखो और सीखो। 8 महीने 9 महीने, आजकल 1 साल का पता ही कहाँ चलता है। तो आज इमरान खान को गए हुए 1.5 साल हो चुका है, पता चला है किसी को? जैसे लग रहा है कल इमरान खान गया था, आज 1.5 साल हमें गुजर चुका है इन हालात में। तो टाइम का तो नहीं पता चलता, लेकिन आप खुद को 1 साल, मेरी सजेशन ये, 1 साल खुद को दो, नौकरी करो, साथ कहीं से अपने किचन मनी पूरी करो, कुछ करो, लेकिन अपने इस पे लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। साल के अंदर अल्लाह ताला आपको खुद आपके सामने रिजल्ट ला कर देगा, और ये चीज़ें चलेंगी। तो कॉल में बंद करता हूँ, फिर इंशाल्लाह, सॉरी, क्लास बंद करता हूँ, नेक्स्ट वीक क्लास में इंशाल्लाह मिलते हैं। और नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस भी लूंगा। अभी ये क्वेश्चंस वैलिड नहीं होंगे, क्योंकि अभी आप लोगों को से मैंने बताया इन्वेस्टमेंट्स क्या है या इन्वेस्टर क्या करता है। नेक्स्ट क्लास में जब हम बिजनेस प्लान बना रहे होंगे, उसके बाद आपके क्वेश्चंस वैलिड होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर्स अभी आपको बिजनेस प्लान बनाते हुए मिल जाएंगे, ठीक है।
नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह। सर, आपने पिछले क्लास में कहा था कि आप असाइनमेंट देंगे, तो वो भी अगली क्लास में देंगे? अगली अगली क्लास में ही आएगी, क्योंकि इसकी इसकी बेसिस के ऊपर तो मैं असाइनमेंट नहीं दे सकता ना। बिजनेस प्लान आपको बनाना सिखा दूं पूरा बिजनेस प्लान, तो उस बिजनेस प्लान के ऊपर आपकी असाइनमेंट है, जो आपके ब्रांड से रिलेटेड इसी तरह का बिजनेस प्लान आपने बनाना होगा। तो वो तब आपको मैं दूंगा। मैं कोशिश ये करूंगा कि वीक डे में ही, इन अगले 4-5 दिनों में ही, मतलब परसों या उससे अगले दिन एक क्लास रख लूं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड होगे, शाम के टाइम, रात के टाइम, ताकि आपको वीकेंड तक का टाइम मिल जाए वो असाइनमेंट पे करने का। मतलब आप उस असाइनमेंट पे काम स्टार्ट कर दो। तो मैं शायद ट्यूसडे की शाम को रख दूंगा, वो रात को, ट्यूसडे की रात को एक क्लास रख दूंगा, ताकि हम उसमें ये बिजनेस प्लान डिस्कस करें, आपके टाइम जाया ना हो और मैं उसमें असाइनमेंट दे दूँ। ठीक है, चले मैं ना बंद करता हूँ अब।